बट जब बनिए तो जरूर कुछ बनिए, यह हमेशा प्रण करके रखिए। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट के हिसाब से इसी के साथ में जो है आज आपका और आज के सेशन का शुरुआत करूंगा। तो मैं संतोष सर दिशा अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट का नया स्टेप में लेके आया हूं, शैशवावस्था, इन्फेंसी। अभी तक हमने जो है वो प्रीनेटल स्टेज जो है वो जन्म के पूर्व की अवस्था, जन्म की पूर्व की अवस्था मैंने समझाया हुआ था। आज मैं आपके बीच जो है वो इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म के बाद की जो पहली अवस्था है वो लेके आया हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा और इसको जो है लास्ट तक देखने के बाद लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए, तो आज भी जो है वह हमेशा की तरह बोर्ड वर्क पर ही चलेंगे हम। तो बोर्ड वर्क करते हुए चलते हैं। यहाँ से हम स्लाइड से जो है बंद करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जो है वो बहुत ध्यान से, यह इन्फेंसी पीरियड जो है खास बहुत महत्व रखता है। हम आप लोग जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो प्राथमिकता दी जा रही है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आप तभी दे पाएंगे जब इसके बारे में जाने रहेंगे, जब इसके बारे में जाने रहेंगे तभी जो है आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे पाएंगे। चलिए, तो सभी को दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा सभी को। सभी को दिख रहा है तो मुझे जो है एक चैट बॉक्स में चैट कर दीजिए, दिख रहा है? ओके ओके, चलिए दिख रहा है तो दिख रहा है तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो आज जो है ऐसे ही हम आपके बीच आए हुए हैं, लेकर के आए हुए हैं शैशवावस्था के बारे में। किसके बारे में? इन्फेंसी शैशवावस्था। इन्फेंसी जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हम आगे चर्चा करेंगे। इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो अवस्था होती है वह जन्म के बाद की अवस्था होती है। तो जन्म के बाद की अवस्था जो है वह पहली अवस्था जो होती है, इसको कहते हैं कि यह प्रथम अवस्था होती है। जन्म के बाद की प्रथम अवस्था होती है, इसको कहते हैं प्रथम अवस्था। जन्म बच्चा जैसे लेता है तो वैसे ही इस अवस्था में आता है। तो जन्म के बाद की यह प्रथम अवस्था है, जन्म के बाद की यह प्रथम अवस्था है। अब जन्म के बाद की प्रथम अवस्था में बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, कभी कभी प्रश्न आता है, और प्रश्न एक बार पूछा भी गया था आप लोगों के साथ में, दिख रहा है? ओके, आप लोगों से पूछा भी गया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता क्यों है? तो क्यों रोता है? तो वह वातावरण के बदलने के कारण रोता है। तो वातावरण जो है बदलता है उसका। तो वातावरण, पहले तो वह माँ के गर्भ में इम्यूनिटी फ्लूइड में रहता है, बट जैसे ही बाहर आता है, बाहर की दुनिया से वो परिचित होता है, तब वह नई दुनिया जो उसके लिए बिल्कुल अनजान होती है, तो वहां रोना स्टार्ट करता है। और नहीं रोता है तो जो है उसको डॉक्टर रुलवाते हैं, क्योंकि रोना भी उसके लिए जरूरी है। उसी रोने से उसके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन का संचार होगा। जो है ऑक्सीजन के संचार होने पर उसका जो जितने भी अंग प्रत्यंग है वह सब सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। तो यह बहुत जरूरी है। तो इसको जो है शैशवावस्था को, इन्फेंसी पीरियड को, जो जन्म के बाद की प्रथम अवस्था कहते हैं, और इसको मानव जीवन की भी प्रथम अवस्था कहते हैं। मानव जीवन की भी जो है प्रथम अवस्था कहते हैं। गर्भावस्था जन्म पूर्व विकास का काल है। इसमें जो है ये तो हो गया। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। जो शैशवावस्था है उस शैशवावस्था में नवजात शिशु जो है उसमें नवजात शिशु का विकास होता है। ये जो इन्फेंसी पीरियड है, इन्फेंसी पीरियड में ही जो बालक होता है उस बालक का क्या होता है? विकास होता है। उस बालक का विकास होता है नवजात शिशु। इन्फेंसी पीरियड में नवजात शिशु, ये बालक कौन होता है? वो बालक होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु जो अभी जो नवजात मतलब क्या, अभी नया नया में जन्म लिया है, तो नवजात शिशु का विकास होता है। तो ये जो है वह शैशवावस्था है, विकास होता है। ओके, अब शैशवावस्था जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है। अगर शैशवावस्था में बच्चे का सभी, इसीलिए इसको क्रिटिकल पीरियड, इसको क्रांतिक काल भी कहते हैं, कि इसी अवस्था में सब कुछ बहुत तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में सब कुछ बहुत तेजी से विकास होता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो। ये सारे विकास जो है यहाँ पे सारे गेटवे, मस्तिष्क के सारे गेटवे, सारे बॉडी के सारे संचार, बॉडी के सारे तंत्र जो है इसी अवस्था में बहुत तेजी से विकसित होते हैं। इसीलिए इस इन्फेंसी पीरियड को जीवन का जो है वह सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं इसे।
यह जो है वह जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। कौन? इन्फेंसी। इन्फेंसी को जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेकर के बच्चे का सारा मस्तिष्क का विकास लगभग 90% इसी अवस्था में हो जाता है, और शरीर के सारे चीजें जो है वह सब कुछ इसी अवस्था में खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इसी के आधार पर, यानी इसी को कहते हैं क्या? बेस, बुनियाद। यह जो है वह बुनियाद होती है। इसको, शैशवावस्था को बुनियादी अवस्था भी कहते हैं, बुनियादी अवस्था भी कहते हैं, विकास की बुनियादी अवस्था भी कहते हैं। तो विकास की बुनियादी अवस्था होती है यह इन्फेंसी। तो इसी में सारे कुछ इसका यानी फाउंडेशन सब कुछ यही बनता है। तो फाउंडेशन जब सब कुछ यही बनता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण अवस्था कहते हैं। ओके, यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। यानी इसी अवस्था में अगर बच्चे ने अपना सारा विकास कर लिया, अच्छी तरह से बच्चे का विकास करा दिया गया, यानी अच्छी तरह से अगर बच्चे का विकास करा दिया गया तो उसका संपूर्ण जो भावी जीवन है वह बहुत अच्छा होगा। तो यह जो है यह अवस्था संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। कौन सी अवस्था? यही जो इन्फेंसी पीरियड है, जो शैशवावस्था का जो समय है, उस अवस्था में जो है यहीं से बच्चे का संपूर्ण जो जीवन है, संपूर्ण भावी जीवन है, जो यहीं से प्रारंभ होता है। यानी अगर मस्तिष्क का विकास अच्छा हुआ तो आगे जाकर के वो एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। जो हमने कहा कि वहां पे कोई अगर आपकी कोई खैरियत ना पूछे तो हैसियत से आप जो अपनी पहचान बता सकते हैं। तो हैसियत बनाने के लिए उसका जो शैशवावस्था का काल है वह सुदृढ़ होना चाहिए, वह मजबूत होना चाहिए। तो यह अवस्था संपूर्ण भावी जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो प्रभावित करती है, यह समझ गए हम। तो इसीलिए इसमें जो है मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, यह सब विकास जो है इसी अवस्था में बिल्कुल सुदृढ़ हो जाते हैं। और इसी अवस्था में भाषा का विकास होता है, इसी अवस्था में भाषा वोकैबुलरी शब्दकोश उसके पास ज्यादा हो जाता है। संज्ञान का विकास इसी अवस्था में जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर ऐसी अवस्था को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे, बच्चे की ऐसी अवस्था को नजरअंदाज कर देंगे, उसे कुपोषित रख देंगे, उसे वातावरण नहीं देंगे, तो उसका प्रभाव कहाँ होगा? उसके संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए जो है भावी जीवन का जो है संपूर्ण भावी जीवन का आधार मानते हैं। ओके, शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार भी माना जाता है। शैशवावस्था को और क्या माना जाता है? तो शैशवावस्था जो है वो मानव जीवन का आधार, मैंने कहा ये बुनियादी अवस्था है, वैसे ही मानव जीवन का आधार होता है। मानव जीवन का आधार माना जाता है इसे। यानी यह क्या है? जो मानव का जीवन है, जो जैसे हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम जो है उसकी बुनियाद पहले फिट करते हैं, उसकी बुनियाद सही करते हैं, बुनियाद में अच्छे पिलर लगा करके उसकी बुनियाद को सुदृढ़ करते हैं, उसके ऊपर हम चाहे कितनी भी मीनार लेके जाएं, 40 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला, 150 मंजिला, जितनी भी मंजिला लेके जाएं, जितने भी फ्लोर बनाए, वह सारे फ्लोर उसी फाउंडेशन पे मेंटेन रहते हैं। तो फाउंडेशन जो है उसकी मजबूत होनी चाहिए। यही जो है ये शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था मानव जीवन की एक बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है। तो इसीलिए मानव जीवन का आधार माना जाता है, इसे फाउंडेशन माना जाता है। किसको? शैशवावस्था को। ओके, यहां तक समझ गए। आगे चलते हैं, आगे और क्या है? और इसे मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीवन के प्रथम 5-6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होता है। यानी जीवन जो बच्चे का शैशवावस्था में जो उसका प्रारंभिक 5 से मतलब 0 से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक उसका बहुत तेजी से विकास होता है, रैपिडली विकास होता है। उसका जो है 0 से 5 या 6 वर्ष तक उसका शरीर एवं मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित होता है। उस 5 मतलब जन्म से लिख लीजिए, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शरीर एवं मस्तिष्क का बहुत तेजी से विकास होता है, बहुत तेजी से विकास होता है। तो यह बहुत तेजी से जो विकास होता है, यही वृद्धि और विकास बच्चे के लिए उसकी फाउंडेशन का काम करता है, उसके मानव जीवन का आधार बनता है, उसके संपूर्ण भावी जीवन को जो है वो प्रभावित करता है। अगर यही अवस्था अब इसी अवस्था में मस्तिष्क को खोलने का काम नहीं किया गया, मस्तिष्क को वातावरण नहीं दिया गया, मस्तिष्क को पोषण नहीं दिया गया,
तो मस्तिष्क को पोषण नहीं देंगे, वातावरण नहीं देंगे, शरीर को पोषण नहीं देंगे, शरीर को वातावरण नहीं देंगे, तो क्या होगा, वह सारा कुछ प्रभावित करेगा उसके आगे जाकर के। तो ऐसे ही जो बच्चे जो है वह पीछे रह जाते हैं, भाषा के रूप में पीछे रह जाते हैं, बुद्धि के रूप में पीछे रह जाते हैं, शरीर के रूप में वह इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके जो शैशवावस्था में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कहीं कहीं हो सकता है कुपोषित के शिकार रह गए हो, माल न्यूट्रिशन के शिकार रह गए हो, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार रह गए हो, इसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। तो उसकी जो फाउंडेशन अगर सही नहीं होती है तो आगे जाकर के वह अपनी जो मीनार वह ऊंची नहीं रख पाता है। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। इसी अवस्था में बालक के ऊपर उसका अमिट प्रभाव, यहाँ इस अवस्था में जो है बालक के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता है, बालक पर जो भी लिखा जाता है, यानी उस पर अमिट प्रभाव पड़ता है इस अवस्था में, शैशवावस्था में जो कुछ भी बताया जाता है बच्चे को, शैशवावस्था में बच्चे को जो कुछ भी बताया या सिखाया जाता है उस पर वह जो है वह तत्काल सीखता है, सिखाया जाता है वह बच्चा तत्काल सीखता है। तत्काल क्यों सीखता है? क्योंकि उस पर जो है वह एकदम कोरी स्लेट के समान होता है। अब कोरी स्लेट के समान होता है ये भी मैंने बताया हुआ था। कोरी स्लेट किसने कहा है? मस्तिष्क का, जो बालक का जो मस्तिष्क है वह कोरी स्लेट के समान होता है। कोरी स्लेट के समान होता है किसने कहा? जरा मुझे बताइए कोरी स्लेट किसने कहा था? कोरी स्लेट किसने कहा था? जरा मुझे बताइएगा, कोरी स्लेट किसने कहा था? कोरी स्लेट के समान होता है, कोरी स्लेट के समान होता है। कोरी स्लेट किसने कहा था? उत्तर दीजिए कोरी स्लेट। हाँ, कोरी स्लेट किसने कहा था? तो प्लेटो ने। सही बात है। तो कोरी स्लेट के जो है वह समान होता है। टेबुला रासा, अच्छा अलग अलग आ रहा है टेबुला रासा, कोरी स्लेट और प्लेटो। और कोई कोरी स्लेट, टेबुला रासा। चलिए आप दो तीन जवाब आ गए हैं। टेबुला रासा, प्लेटो। हाँ, आगे अभी बहुत सारे बाकी है। चलिए अच्छा ठीक है, आप लोग इस पर नहीं है, श्योर हो जाइए, हम आगे चलेंगे। अब आगे चलते हैं। कोरी स्लेट के समान होता है, तो कोरी स्लेट के समान होता है यह कौन सी अवस्था? शैशवावस्था में जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास है, मस्तिष्क का विकास इस तरह से रैपिडली होता है, तेजी से होता है, उस पर जो कुछ भी लिखा जाए वह हूबहू वैसा ही पड़ता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? यह शैशवावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही मजबूत होती है, यानी यह बहुत ही जरूरी होती है। चलिए यहां तक हो गया। अगर आपने स्नैप ले लिया हो तो आगे चले। सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अगर हो गया हो तो आप, अगर कर लिए हो तो बताएं मेरे को। अगर आपने कर लिया हो तो बताएं हमको कि हो गया है। अगर आपने कर लिया हो तो मुझे बताइए। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया। अब आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। हमारे पास आज पढ़ने को बहुत कुछ है। पूरा शैशवावस्था आज हमको खत्म करना, फिनिश करना है। शैशवावस्था में जो बातें उन सबको फिनिश करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि शैशवावस्था जो है वह एक बुनियाद के रूप में होती है। शैशवावस्था कोरी स्लेट के रूप में होती है। शैशवावस्था में शरीर मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। शैशवावस्था जो है वह मानव जीवन का आधार होती है। इसी के आधार पर भावी जीवन का निर्माण होता है और वह मजबूती से होता है। ओके, और क्या होता है शैशवावस्था में और बात करते हैं। और क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो यह तकनीकी दृष्टि से अगर बात करें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तकनीकी दृष्टि से अगर बात करें तो 0 से 3 वर्ष यानी जन्म से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है, जन्म से 3 वर्ष की अवस्था वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी को कहते हैं क्या? क्रिटिकल पीरियड। इसी पीरियड में बच्चा जो है वह सब कुछ बहुत तेजी से सीखता है। चाहे बच्चे का भाषा विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, वह सब इसी अवस्था में बहुत तेजी से होता है। तो इसलिए तकनीकी दृष्टि से 0 से 3 वर्ष बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए 0 से 3 वर्ष तक बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए। और इसी में जो है वह जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो है वह लिटिल साइंटिस्ट होता है। क्या होता है? लिटिल साइंटिस्ट होता है, छोटा वैज्ञानिक होता है। तो छोटा वैज्ञानिक होता है क्यों? कि वह नित्य प्रतिदिन नया कुछ न कुछ वह प्रयोग करते रहता है, वह नया कुछ न कुछ जो है वह आविष्कार करते रहता है। तो इसीलिए जो है वह लिटिल साइंटिस्ट भी माना जाता है। इसीलिए यह अवस्था 0 से 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ओके, सामान्यतः शिशु के जन्म के उपरांत 5 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। यानी शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो समय, इसका जो पीरियड होता है, इसकी जो अवस्था होती है, काल जो इसका होता है, यह जो काल है वह सामान्यतः जन्म से 5 वर्ष माना जाता है। सामान्यतः जन्म से 5 वर्ष माना जाता है। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूपों में बताया है। मैंने अवस्था जब बताई हुई थी उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की अवस्था को बताया। बाल्यावस्था को बताया, किशोरावस्था को बताया, और जो है वो शैशवावस्था को बताया। तो अलग अलग लोगों ने, वैसे सामान्यतः जो है यह जन्म से 5 वर्ष जो है मानी जाती है। तो जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। जो इन्फेंसी है वह इन्फेंसी एक इन्फेंट शब्द से बना हुआ है। इन्फेंट शब्द से बना हुआ है। इन्फेंट शब्द से बना हुआ है। या इन्फेंट जो है वह, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंट शब्द से बना हुआ है। इन और फेंट, अगर हम इसको कहें तो ये 2 शब्द हो जाएंगे इसमें, इन और फेंट। इन और फेंट 2 शब्द हो जाएंगे। इन का मतलब होता है अंदर। इन का मतलब होता है क्या? अंदर। इनका मतलब होता है अंदर, या इनका मतलब दूसरा शब्द यहाँ पे है नहीं। इनका मतलब होता है अंदर, या यहाँ पे जो इनका मतलब है, यहाँ पे इसका इनका मतलब है नहीं। नहीं, यहाँ पे इनका जो तात्पर्य है वह है, इनका मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, इनका मतलब है नहीं। और जो फरी है, फेंट जो है वो फरी शब्द से बना हुआ है। फेंट जो है वो फरी से बना हुआ है। फरी, FARI, फरी। फरी का मतलब होता है फरी का मतलब होता है बोलने अयोग्य, बोलने के अयोग्य। फरी का मतलब होता है बोलने के अयोग्य, बोलने के अयोग्य। तो अब जो है हम ये बात कर लेंगे कि जो है अब इसका मतलब पूरा क्या हो जाएगा। मतलब अगर बोलने, यानी बोलने के योग्य नहीं कहेंगे, इसको बोलना कहेंगे। फरी का मतलब होता है बोलना। फरी का मतलब होता है बोलना। अब जो पूरा शब्द होगा उसको कहेंगे बोलने के योग्य। इन मतलब होता है नहीं। इन का मतलब होता है नहीं। इन का मतलब होता है नहीं, और फरी का मतलब होता है बोलना। इनका मतलब होता है नहीं और फरी का मतलब होता है बोलना। अब इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इन्फेंट का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि ऐसा बालक, ऐसा शिशु जो बोलने के अयोग्य हो, जो बोलने के अयोग्य हो, बोलने के अयोग्य हो। यानी ऐसा बच्चा बोल नहीं पाता है। इन्फेंट बच्चा जो है बोल नहीं पाता है। तो इन मतलब होता है नहीं और फरी मतलब होता है बोलना। इन नहीं बोलना का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या? जो बच्चा जो बोलने के अयोग्य हो, उसे कहेंगे इन्फेंट। तो इन्फेंट बच्चा जो है बोल नहीं पाता है। इन्फेंट बच्चा बोल नहीं पाता है, इसीलिए जो है इसको इन्फेंट भी कहते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली बात जो करते हैं, इसी अवस्था में जो इन्फेंसी पीरियड है, इसी अवस्था में पूरे मस्तिष्क का जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में यानी मानसिक विकास में, जो बच्चे का मानसिक विकास है, इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास लगभग जो है वह 90% हो जाता है। 90% तक का विकास, जो मस्तिष्क का विकास है, जो मानसिक विकास है, वह मानसिक विकास 90% तक हो जाता है बच्चे का। तो 90% तक हो जाता है। इसीलिए क्या है, यह बहुत जरूरी है। यानी जो हमारा क्रिटिकल पीरियड है, जो शैशवावस्था है, वह शैशवावस्था हमारे लिए बहुत जरूरी, यानी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे का पूरा विकास हो रहा है। यानी 90% हो गया तो बचा कितना? मात्र 10%। तो 10% का आगे क्या करेंगे लेकर के? अगर बाद में हम उसका विकास करेंगे, बाद में गेटवे खोलेंगे, तो इसलिए इसी अवस्था में यह जो 0 से 5, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था है, उस अवस्था को बहुत संभाल कर करना पड़ता है। उससे पहले भी जो 0 से 3 साल की अवस्था है, उसको तो बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसमें हर चीज बच्चे को सिखाना चाहिए। तो हर पॉइंट को बहुत ध्यान से हमको जो है वह रखना पड़ता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, उसके खान पान को, उसके रहन सहन को, उसके वातावरण को, उसके एक्सपोजर को, सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहां तक हो गया आपका। यानी मैंने आपको बताया शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था जो है वह कब होती है, शैशवावस्था क्यों होती है, वो बुनियाद के रूप में होती है, और उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इन सब की चर्चा जो है मैंने कर दी। मैंने ये भी बताया कि शैशवावस्था जो है 2 शब्द, मतलब एक इन्फेंट से बना हुआ है। इन्फेंट का मतलब होता है इन और फरी। इन का मतलब होता है ना, और फरी का मतलब होता है बोलना। इन फरी मतलब जो है बोलने के अयोग्य। फिर मैंने कहा कि इस अवस्था में कुल 90% तक का विकास जो है मस्तिष्क का, यानी मानसिक विकास जो है वह हो जाता है। इसलिए इस दृष्टि से भी जो है यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे की बात, आगे की तरफ रुख करते हैं। इन्फेंसी को ही, जो यही हमारी अवस्था है, इस अवस्था को आप लोग जानते होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो किस किस नामों से जानते हैं, जरा कोई बताए? इसी शैशवावस्था को अलग अलग लोग अलग अलग
नामों से पुकारते हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अलग अलग लोग जो है अलग अलग रूपों में जानते हैं, तो कौन कौन क्या क्या कहता है, जरा उसके बारे में बताइएगा। तो लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अलग अलग लोग क्या क्या कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, जरा मुझे बताइएगा। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन क्या कहता है। अगर वही सहसो अवस्था की अवस्था है तो उसको अवस्था को क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, और दूसरे लोगों के कहते हुए क्या सुना हुआ आपने, क्या सुना हुआ है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सहसो अवस्था को और लोग क्या क्या कहते हैं, और लोग क्या क्या कहते हैं? कोई कहता होगा बालक, तो कोई कहता होगा कुछ। ओके, प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था, क्रिटिकल एज, प्रारंभिक अवस्था, मानव जीवन का आधार। ओके, ये सब मैंने भी पढ़ा है। हाँ, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? बी और ने पढ़ा है, मुख्य अवस्था भी कहते हैं। वेरी गुड, मुख्य अवस्था भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? फटाफट 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 निकालिए, निकालिए जरा। और क्या कहते हैं? सहसो अवस्था को और क्या कहते हैं? हाँ, सहसो अवस्था को न्यूबॉर्न कहते हैं। वेरी गुड, न्यूबॉर्न भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? बुद्धि अवस्था भी कहते हैं। वेरी गुड, ये बुद्धि अवस्था भी आती है। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं? सही बात है, सही बात है। हाँ, लैंगिक ये सब उसी में आता है। और क्या होता है, और क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। वेरी गुड, अर्ली चाइल्डहुड भी उसी को कहते हैं। वेरी गुड। और क्या कहते हैं? बाल्यावस्था नहीं कहते हैं, बाल्यावस्था नहीं कहते, बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है, बाल्यावस्था इसमें नहीं आती है। बाल्यावस्था जो चाइल्डहुड इसके बाद की अवस्था होती है। हाँ, और कोई, और कोई? इन्फेंसी, इन्फेंसी कहते हैं। सही बात है, इन्फेंसी की चल रही बात, इन्फेंसी कहते हैं। और क्या कहते हैं? फटाफट 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 फटाफट। हाँ, चलिए बताइए, चलिए। तो अब यहाँ तक तो समझिएगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए हम उसी जवाबों में से आपसे खींच लेते हैं कौन कौन से जवाब सही है। तो जो सबसे पहली अवस्था होती है जब बच्चा पैदा होता है, नया नया पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो आगे होता है। अब जब बच्चा जब नया नया पैदा होता है, तो नया पैदा मतलब क्या? न्यू बॉर्न उसको कहते हैं। शुरू शुरू में जब पैदा होता है उसे कहते हैं न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न अवस्था कहते हैं। न्यू बॉर्न, नवजात। न्यू बॉर्न मतलब क्या? नवजात। एक को कहते हैं न्यू बॉर्न अवस्था, यानी नवजात अवस्था। एक अवस्था होती है न्यू बॉर्न, उसी को मतलब न्यू बॉर्न भी कहते हैं। सहसो अवस्था की अवस्था में ही उसको न्यू बॉर्न भी कहते हैं। कोई कोई इसे मैंने अभी तो समझाया आपको कि कोई कहता है इसको इन्फेंट, इन्फेंट भी कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको, इन्फेंट भी कहते हैं, न्यूबॉर्न कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, न्यूबॉर्न कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। कोई कोई इसको टोडलर कहता है, टोडलर कहता है। कोई कोई इसको टोडलर की अवस्था भी कहते हैं, इसी अवस्था में इसको टोडलर की अवस्था भी कहते हैं, टोडलर की अवस्था में कहते हैं। और कोई कोई इसको बेबी भी कहता है। बेबी, आप वाला बेबी नहीं भाई, बेबी वो आप वाला बेबी नहीं कि बेबी बेबी ये कर दो, बेबी वो कर दो, तो वो वाला बेबी नहीं है। यहाँ ये बच्चे वाला बेबी है। तो बेबी जो है यहाँ बच्चे वाला है। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर और बेबी में फर्क क्या है, कहाँ कहाँ किसे क्या क्या कहेंगे। न्यूबॉर्न किसे कहेंगे, इन्फेंट किसे कहेंगे, टोडलर किसे कहेंगे, बेबी कहेंगे। ये सारे क्या हैं? ये सारे इन्फेंसी के ही भाग हैं, इन्फेंसी में ही आते हैं। अलग अलग नामों से जानते हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि न्यूबॉर्न को भी इन्फेंसी पीरियड का ही मानते हैं, इन्फेंट को भी इन्फेंसी मानते हैं, टोडलर को भी मानते हैं, बेबी को भी मानते हैं। बट ये जो है ये आपस में एक दूसरे में सिनोनिम है, एक दूसरे में ये पर्याय हैं। अगर किसी ने कह दिया न्यूबॉर्न बच्चा तो आप ये समझ जाएंगे इन्फेंसी की बात कर रहा है। अगर किसी ने कह दिया इन्फेंट बच्चा तो आप भी मैंने कहा बोलने आए तो भी जो है वही बच्चा हो गया। अगर कोई कह दिया टोडलर तो आप तब भी यही समझ में आएगा कि बच्चा जो छोटा बच्चा है वो टोडलर हो गया। अगर कोई कह दिया बेबी तो बेबी मतलब क्या? बच्चा। तो बच्चा मतलब क्या? वो इन्फेंसी पीरियड वाला, इन्फेंसी पीरियड वाला। ये सारे जो है आपस में एक दूसरे के सिनोनिम में पर्याय माने जाते हैं। बट इन सभी में फर्क है, इन सभी में छोटे छोटे फर्क है। वो फर्क क्या है? चलिए आइए जानते हैं। जो फर्क है उन फर्क को जानते हैं। आप लोग अगर समझ में आ रहा होगा तो आप जो है वो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो आप हमें बताइएगा, मैं इसमें मैसेज करके कि आ रहा है। तो अभी इन्फेंसी को चार भागों में कहते हैं। न्यूबॉर्न कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, टोडलर कहते हैं और बेबी कहते हैं। अब इनको समझ रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं। तो जो न्यूबॉर्न है वह जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 माह होती है। न्यूबॉर्न बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है? 0 से 2 माह का होता है, यानी वह 2 माह का बच्चा होता है। यहाँ पे वह इसको कहते हैं 2 माह। यहाँ बच्चा के पास खाली क्या होता है? वह खाली ब्लिंकिंग करता है, ये सब करता है। तो बच्चा जब पैदा होता है वहां से पैदा होने से लेकर के 2 माह तक की अवस्था को कहते हैं क्या? न्यूबॉर्न कहते हैं। वहीं जब बच्चा जो है इन्फेंट होता है, तो इन्फेंट होता है तो वह 2 माह से लेकर के 12 माह तक, 2 माह से लेकर के 12 माह तक, यानी वह 2 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक, 2 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक जो है यह अवस्था इन्फेंट की अवस्था कहलाती है।
इन्फेंट की अवस्था कहलाती है। 2 माह से लेकर के 12 माह तक की अवस्था जो है वह इन्फेंट कहलाती है। वहीं आगे चलते हैं, जो टोडलर की अवस्था है, जो टोडलर की अवस्था है उसे टोडलर की अवस्था को कहते हैं क्या? टोडलर की अवस्था जो है वह 1 वर्ष से लेकर के 1 वर्ष से जो है वह 3 वर्ष तक होती है। 1 वर्ष से यानी 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं क्या? टोडलर की अवस्था। और जो बेबी की अवस्था होती है वह बेबी की अवस्था जन्म से लेकर के बॉर्न से 4 वर्ष तक, बॉर्न से लेकर के 4 वर्ष तक जो अवस्था होती है उसे कहते हैं बेबी, या इन सभी में आता है। यानी बॉर्न से 4 वर्ष, उसमें ये भी सभी समाहित हो गए बेबी में ही, बेबी में ही सब आ गए, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अभी, क्योंकि बॉर्न से 4 वर्ष तक के बच्चे को बेबी कहते हैं। यह क्या है? वह इंटीग्रेटेड है, बेबी इंटीग्रेटेड शब्द है, उसी में सब आ जाते हैं। ओके, तो अब जो है इसी अवस्था को डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया। न्यू बॉर्न को ही डब्ल्यूएचओ ने कहा, क्या कहा डब्ल्यूएचओ ने? तो डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि इसे 28 दिन से कम की उम्र माना जाएगा। इसको जो है 28 दिन से कम, यानी 28 दिन हो या उससे कम का दिन जो है वह न्यूबॉर्न का नाम जाना जाएगा। इसीलिए न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करना जरूरी होता है। बीएड में एक पार्ट है न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी अवस्था में अगर बच्चे की जो जितनी भी रोग हैं, व्याधियां हैं, उसके अंदर कमियां हैं, उन सारों को जानना जरूरी होता है। तो न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग जरूरी होती है, वो भी 28 दिन से पहले। तो डब्ल्यूएचओ कहता है उसके स्वास्थ्य की जांच करना है, उसका जो फाउंडेशन अच्छी कैसे होगी कि उस पर, और अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारा कैसे जाएगा जब पता होगा। तो पता करने के लिए 28 दिन से पहले कर लेना चाहिए। तो जो है वैसे तो जो एक बेसिक है वह 0 से 2 माह माना जाता है न्यूबॉर्न का। डब्ल्यूएचओ की जब परिभाषा कही जाए कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार न्यूबॉर्न का समय कितना होता है, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो न्यूबॉर्न का समय होता है वह 28 दिन से कम का होता है। ये फैक्ट है, इन फैक्ट को आप याद रखे रहिएगा, ये फैक्टों को याद रखे रहिएगा। अब आगे चलते हैं, जो इन्फेंट की जो अवस्था है, इन्फेंट की अवस्था है, इस इन्फेंट की अवस्था में बच्चा करता क्या है? तो ऐसे शिशु पहले 6 महीनों में विशेष स्तनपान कराने की सलाह देती है। यानी जो इन्फेंट की अवस्था है, इस इन्फेंट की अवस्था में कहा जाता है कि 6 माह के बच्चे को, 6 माह तक के बच्चे को, यानी 6 माह तक बच्चे को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। बच्चे को स्तनपान यानी माता का जो दूध है वह कराने की सलाह दी जाती है। इसी में 6 माह तक बच्चे को स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। वहीं जो है ये जो है उसको 3 से 5 वर्ष की, इसी में टोडलर में ही आगे जो है एक 3 से 5 यानी 3 तक हो जाता है, तो इसके आगे जो है एक 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, इसको प्री स्कूलर भी कहते हैं। प्री स्कूलर अवस्था भी कहते हैं इसको। यानी इसको जो है वह सीडीसी ने, चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको जो है वह प्री स्कूलर अवस्था भी कहा है। 3 से 5 साल की अवस्था को प्री स्कूलर, यानी बच्चा जब 3 से हो जाता है, जिसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वह 3 से 5 साल तक की शुरुआत होती है। अभी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, जो उसमें भी यह रखा गया है कि 3 से 5 साल तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, जो घटा करके नीचे करा गया बालवाड़ी को, उसमें लगा दिया गया है। तो यह इसलिए यह प्री स्कूलर भी होता है। अब वही जो बच्चा है, बॉर्न बच्चा होता है, जब बॉर्न बच्चा होता है उसमें तो यह न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टोडलर ये सभी में आ जाते हैं। यानी जो न्यू बॉर्न है यह भी, टोडलर जो है यह भी, इन्फेंट जो है यह भी इसी में सब आ जाते हैं। किसमें? बेबी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा जो है वो बेबी कहलाता है। यानी जो भी छोटे बच्चा है या कोई भी छोटा बच्चा है, वह सारे छोटे बच्चे, इसमें कहा जाता है कोई भी छोटा बच्चा जो छोटा है, मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया और छोटा दिख रहा है, तो वो नहीं, बेबी बच्चा जो कि ये 5 वर्ष में, 4 वर्ष के अंदर में हो, 4 वर्ष के अंदर में हो, आपको छोटा दिख रहा है, उसे कहेंगे कोई भी छोटा बच्चा जो है वह क्या कहलाता है? बेबी कहलाता है। तो आपने जो है इनके बारे में जाना, किनके बारे में जाना? तो जाना आपने
जो है वह न्यूबॉर्न क्या है, न्यूबॉर्न के बारे में जाना आपने, तो न्यूबॉर्न को जो है WHO क्या कहता है उसको आपने जाना, इन्फेंट जो है इन्फेंट का समय कितना होता है वो जाना, और इन्फेंट में जो है वह 6 माह के बच्चे को स्तनपान कराना आपने ये जाना। ये जो टोडलर है, टोडलर की अवस्था जो होती है वो 1 से 3 साल की होती है, और आपने उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 से जो है 5 वर्ष के बच्चे को जो है प्री स्कूलर की अवस्था भी कहते हैं। बेबी जो है वह सभी आ जाते हैं, जन्म से लेकर के 4 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो सारे बेबी में आते हैं। इतना आपने जान लिया, इतना आपने समझा, ओके, इतना आपने समझा। तो हम आगे चले, आगे चले, यानी अब यही हमने इन्फेंसी को इतने रूपों में बताया। तो कभी कभी अगर आपको यह प्रश्न आ जाए कि न्यूबॉर्न किसे कहते हैं, इन्फेंट किसे कहते हैं, टोडलर किसे कहते हैं, बेबी किसे कहते हैं, तो आप जो है इसका जवाब दे सकेंगे, इसका जवाब आप दे सकेंगे। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, चलिए हो गया। तो अब हम एक एक की बात करेंगे कि जो है जो न्यूबॉर्न में क्या होता है और इन्फेंसी में क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या विकास होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। यहां तक अगर आपने समझ लिया तो जो है हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसी में कर लेते हैं, ताकि आपको जो है कंपैरेटिव रूप में पता चले, कंपैरेटिव रूप में आपको पता चले, इसका जो तुलनात्मक अध्ययन आप करें तो आपको सामने सामने रहेगा तो आपको पता चलेगा। यानी यह आपने समझ लिया कि यह जो है यह 0 से 2 माह आपने समझ लिया, यह जो है 2 माह से लेकर के 12 माह आपने यह समझ लिया, और यह जो है 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक आपने यह समझ लिया, और यह जन्म से लेकर के जन्म से 4 वर्ष तक आपने यह समझ लिया। यह इसमें सभी आते हैं, ओके, आपने यह समझ लिया। अब बात करते हैं कि न्यू बॉर्न में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो न्यू बॉर्न में सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव जो है वह देखने को मिलती है, वह देखने को मिलता है। तो सहज क्रियाएं क्या होती हैं, सहज क्रियाएं जैसे जैसे बच्चे का रोना, या रोना कोई बताता नहीं। सहज क्रिया जो है वह रिफ्लेक्शंस, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस कहीं कोई बताता नहीं है, वह कहीं कोई बताता नहीं है, तो ये रिफ्लेक्शंस जो है वह बच्चे में दिखाई पड़ते हैं। रोना, यह बच्चा सहज क्रियाएं जो है जन्मजात लेके आता है, पहले से लेके आता है, उसको कोई सिखाता नहीं है। तो ये जैसे रोना, जैसे रोना, रोने के बाद जो है वह आंखें ब्लिंक करना, आंखें ब्लिंक करना, आंखें ब्लिंक करना, आंखें ब्लिंक करना, और क्या, चूसना, चूसना, यह सारी क्रियाएं जो है वह बच्चा लेके आता है। आंखें ब्लिंक करना, चूसना, ये सब बच्चा जो है वह लेके आता है। तो ये जो है वो न्यूबॉर्न में दिखाई पड़ता है। और क्या दिखाई पड़ता है, तो और इसमें दिखाई पड़ता है न्यूबॉर्न में ही कि इसमें जो है उसके तंत्रिका तंत्र, जैसे जैसे बच्चा बढ़ते आता है, नहीं बच्चा जब 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ, और वह 15 दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ते आता है, तो वैसे वैसे आगे आगे जैसे बढ़ते जाता है, तो उसकी जो तंत्रिका तंत्र है, यानी नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है वह तंत्रिका तंत्र मजबूत होने लगता है। तंत्रिका तंत्र जब मजबूत होने लगता है, मजबूत होने लगता है तो बच्चा होने लगता है, तो बच्चा जो है सभी से क्या है, वह उनसे आंखों में आंखें डाल करके या उनसे जो है संप्रेषण करने की कोशिश करता है। उनसे जो है शिशु जो है संप्रेषण करने की कोशिश करता है। संप्रेषण मतलब क्या, संप्रेषण मतलब आंखों में आंखें डाल कर, या अगर कोई ऐसे बजाता है तो जो उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करता है, तो ये सब जो है वह रखने लगता है, अपनी विचारों को रखने लगता है, संप्रेषण करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जैसे जैसे उसकी तंत्रिका तंत्र मजबूत होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम जैसे जैसे उसके मजबूत होने लगते हैं, वैसे वैसे वह जो है ये सब कार्य करने लगता है। और अक्सर कहा गया है नवजात शिशु की जो आंखें होती हैं वो पूरी खुली नहीं होती हैं, तो यह नवजात शिशु अस्पष्ट रूप से देखता है, यानी स्पष्ट रूप से इसको दिखाई नहीं पड़ता है। नवजात शिशु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम शुरू में मजबूत नहीं होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो अभी उतने स्ट्रांग नहीं बने रहते हैं। तो जैसे जैसे नर्वस सिस्टम अगर मजबूत होता जाता है, वैसे उसके कान, उसकी आंख, वो सब जो है मजबूत होने लगते हैं, सारे गेटवे जो खुलने लगते हैं। तो जैसे वह 18 दिन का, 20 दिन का, 22 दिन का, 24 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, तंत्रिका तंत्र उसके मजबूत होने लगते हैं, सारे हेमिस्फेयर जो है वो मजबूत होने लगते हैं, सारे लोब्स मजबूत होने लगते हैं। तो ये जो गेटवे हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये सब जो है खुलने लगते हैं, तो जो है वह दिखाई देने लगता है उसको। तो इसलिए इस अवस्था में जो है उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, यह भी कहा जाता है, दिखाई नहीं देता है, यह भी जो है उसमें कहा जाता है। यानी
इसमें जो है बच्चा इन्फेंसी पीरियड में जैसे रोना, आंखें ब्लिंक करना, चूसना, ये सब दिखाई पड़ता है। कुछ सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव एक्शंस जो है इसमें दिखाई पड़ते हैं। वहीं तंत्रिका तंत्र जो है इसमें मजबूत नहीं होता है, बट धीरे धीरे जब मजबूत होने लगता है तो लोगों के साथ में आंखों में आंखें डाल करके या जो कहीं से आवाज आ रही उधर जो है वह संकेत की तरफ वह मुड़ने लगता है। तो ऐसे ये सारी अवस्थाएं जो है वो दिखाई पड़ती हैं। कौन सी अवस्था में? तो नवजात शिशु की अवस्था में, नवजात जब बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें दिखाई पड़ते हैं। आगे चलते हैं, जब बात करते हैं इन्फेंसी में, इन्फेंट बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है? तो इस अवस्था में बच्चा जो है मुस्कुराना प्रारंभ करता है, यानी मुस्कुराना यहाँ पे, और मुस्कुराने के साथ साथ में जो है ताली बजाना, हिलना डोलना, ताली बजाना, हिलना डोलना, यह सब क्रिया है। यहाँ तो खाली वह रोना, आंखें ब्लिंक करना होता है, तो यहाँ पे मुस्कुराना, ताली बजाना, हिलना डोलना, वस्तुओं को ऊपर उठाना, यानी उसके मसल्स में थोड़ी थोड़ी मजबूती आने लगती है, तो जो है वह वस्तुओं को ऊपर उठाना या अपने पैर को ऊपर उठाना, वस्तुओं को ऊपर उठाना या अपने पैर को ऊपर उठाना, यह सब क्रियाएं जो है वह करने लगता है, यह सब क्रियाएं वह करने लगता है। और कुछ ये हो गया, और बैबलिंग जैसे शब्द वह बोलने लगता है, बैबलिंग जैसे शब्द, ब ब ब ब ब। यहाँ पे जब बच्चा आगे बढ़ता है, 2, 3, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो इसी अवस्था में बैबलिंग भी शुरुआत हो जाती है बच्चे की। और जब 5 से 6 महीने की उम्र तक बच्चा जो है वह जो है बैठने का, बच्चा जो है एक तो बिना सहारे के, मतलब एक तो सहारे से, यहाँ पे इसी अवस्था में एक सहारे की मदद से और एक जो है बिना सहारे की मदद से, दोनों क्रियाएं यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। बिना सहारे की मदद से, सहारे की मदद से और बिना सहारे की मदद से बैठने लगता है, कौन सी अवस्था में? इसी अवस्था में बच्चा जो है बैठने लगता है। और यहाँ इसी अवस्था में अगर बच्चे का आप नाम लेते हैं, बच्चे का नाम बुलाते हैं, बच्चे को अगर कोई नाम से, बच्चे को कुछ भी नाम रख दिया, तो बच्चे का जैसे ही नाम लेते हैं तो बच्चा जो है आपकी तरफ प्रत्युत्तर करता है, आपकी तरफ घूमता है, ऐसे देखता है। तो बच्चा जो है अपने नाम के प्रति प्रत्युत्तर भी देता है, अपने नाम के प्रति प्रत्युत्तर भी देता है। तो ये सारी अवस्थाएं, ये सारी बातें जो है वह इन्फेंट पीरियड में देखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मैं सारी बातें आपको बारीकी से इसलिए बता रहा हूं, तो इस पे प्रश्न आते हैं और बारीकी से प्रश्न आते हैं। आपको ये समझ करके रखना पड़ेगा कि कौन सी अवस्था में क्या होता है। तो ये पूरा नहीं पूछेगा कि क्या होता है, ऐसा नहीं कोई पूछेगा, वहां पे अप्लाइड प्रश्न पूछेगा। अप्लाइड प्रश्न बिल्कुल बारीक प्रश्न होते हैं, उसके अंदर होते हैं, घुस करके होते हैं। तो आपको यह समझ करके बताना पड़ेगा, उसके अंदर, सभी के अंदर अंतर जानना पड़ेगा कि वह इन्फेंसी में आएगा, न्यूबॉर्न में आएगा, टोडलर में आएगा, किस में आएगा। तो आपको यह जानना जरूरी है। तो बच्चे का नाम लेकर के, जब बच्चे का नाम लेते हैं तो बच्चा प्रत्युत्तर करता है। अब चलिए टोडलर की बात करते हैं। तो टोडलर में क्या होता है? तो टोडलर में जो होता है, यहाँ पे टोडलर शब्द जो है वो टोडल से आता है, ये टोडलर शब्द जो है वो टोडल से आता है, टोडल से निकला होता है, टोडलर शब्द टोडल से निकला होता है। अब टोडल से निकला होता है तो टोडल का अर्थ क्या होता है? टोडल का अर्थ होता है अनिश्चित चरणों के साथ चलना। टोडल का मतलब होता है, टोडलर जो है वो टोडल शब्द से निकला हुआ है। अभी टोडल शब्द का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ यही होता है अनिश्चित चरणों के साथ चलना, यानी उसको पता नहीं हम कितना चल रहे हैं। अनिश्चित चरणों के साथ चलना, ये इसका मतलब होता है टोडलर का। इसीलिए बच्चा यहाँ पे जब चलने की प्रक्रिया करने लगता है, घूमने की, हल्की सब कुछ जो है वो दौड़ने की, थोड़ा थोड़ा काम करने की, ये सब क्रियाएं जब वो करने लगता है तो इसलिए कहते हैं टोडलर। यानी बच्चा जो है, बच्चा खड़ा हो गया, खड़ा होकर के चलने लगा, चलने कर फिर दौड़ने लगा, तो ऐसे जो क्रियाएं करने लगता है, ऐसी क्रियाएं जो है वो टोडलर में आती है। तो इसीलिए बच्चे को 1 से 3 वर्ष की अवस्था को टोडलर कहते हैं। अब इसमें अगर आपको देखना है कि टोडलर अवस्था में क्या क्या होता है, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है क्या वह चलने, बैठ रहा है, बैठ करके चलने लग रहा है, क्या ऐसे कर रहा है, ये सब क्रियाएं जो आप इसमें देखेंगे। और क्या देखेंगे कि जैसे घूमना, बच्चे को घूमना आ रहा है क्या, बच्चा घूम पा रहा है, घूमना आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है मूव कर पा रहा है, इधर उधर घूम पा रहा है। तो ये भी जो है टोडलर की अवस्था में देखेंगे। टोडलर की अवस्था में वो बच्चा बिल्कुल पूरा जो हो रहा है। और हल्की वस्तु धारण करना, चाहे जो है कुछ भी जो है वो उठाना, ये वस्तु है तो इस वस्तु को आपने रख दिया, तो उठा लिया या पकड़ लिया, ये सारी वस्तुओं को जो है वह कर लेता है। तो ऐसे हल्की वस्तुओं को उठाना, हल्की वस्तु
धारण करना, यह भी इसी अवस्था में आती है। और क्या आती है इस अवस्था में? इस अवस्था में आती है भोजन को चबाना और निगलना। भोजन को चबाना यानी अब इस अवस्था में बच्चे को थोड़ा सा भोजन दिया जाता है, भोजन को चबाना और निगलना। भोजन को चबाना और निगलना भी इसी अवस्था में बच्चा सीखने लगता है। और क्या सीखता है इस अवस्था में? इस अवस्था में उसके पास शब्दावली के नए नए शब्द वह जोड़ने लगता है। शब्दावली के नए शब्द, शब्दावली में नए शब्दों को वह जोड़ने लगता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है आगे आगे, वह नए शब्दों को जोड़ने लगता है, नए शब्दों को जोड़ने लगता है, यानी शब्दावली का इसका विकास होने लगता है। और क्या होता है, दो वाक्य के, दो शब्दों के वाक्य को बोलने लगता है, यानी फ्रेज, फ्रेज का इस्तेमाल करता है। दो शब्दों के वाक्यों को बोलने लगता है, दो शब्दों के वाक्यों का यह प्रयोग करता है। यानी क्या कि इस अवस्था में वह अनिश्चित चरणों के साथ में चलना शुरू करता है, वह जो है घूमना शुरू करता है, हल्की से हल्की कोई वस्तु होती है उसको उठाने लगता है, भोजन को चबाने और निगलने की प्रक्रिया होने लगती है, कुछ नए शब्दों को वह जोड़ने लगता है अपने पास ला करके, जो भी उसके लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से जो पता चलता है वो सब कुछ जो है वो जोड़ने लगता है। साथ साथ में वह दो शब्दों को जैसे दरवाजा खोलो, जैसे दरवाजा खोलो तो दरवाजा खोलो, बंद करो, पानी दो, ऐसे दो शब्दों के फ्रेज को जो है बोलने लगता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है वह टोडल में दिखाई पड़ती हैं। और यही सारी बातें, अगर यही तीनों बातें अगर मिल जाती हैं तो तीनों बातों को हम बेबी में देखते हैं। बेबी में देखते हैं कि बच्चा जो उसका तंत्रिका मजबूत हो रहा है, संप्रेषण कर रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हिलने डोलने में मदद कर रहा है, बेबलिंग कर रहा है, सहारे से चल रहा है, और जो है ये सारी बातें जो है पूरे बेबी में देखी जाती है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया। इसका स्नैप ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। यानी अभी मैंने आपको टोटल न्यूबॉर्न जो है, इन्फेंट जो है, टोडलर जो है, बेबी, इनके बीच, इनके मध्य मैंने जो आपको अंतर बताया कि अंतर क्या है, अंतर आपने जान लिया। चलिए आप इसका स्नैप ले लीजिए तो हम आगे चले, स्नैप ले लीजिए तो हम आगे चले। ये नीचे भी दिख रहा है ना सभी को? हाँ, नीचे भी बराबर ही दिख रहा है। चलिए स्नैप आप ले लेंगे, थोड़ा जूम करेंगे तो दिखेगा, जूम कर लेंगे, नीचे वाले एक दो शब्द है वो नहीं दिखेंगे, आप जब जूम कर लेंगे तो भी दिखने लगेगा। चलिए, तो मैंने आपको अंतर, इसीलिए इन सभी के बीच में अंतर जब सामने रखा ताकि आप जो है इनके बीच में अंतर समझ पाए। अंतर के हिसाब से जब समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि न्यूबॉर्न क्या है, इन्फेंट क्या है, टोडलर क्या है, बेबी क्या है, ये तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हम बात करते हैं कि अब जो है इस सहस्रावस्था में वृद्धि और विकास कैसे होता है। सहस्रावस्था में वृद्धि और विकास कैसे होता है, तो मैंने आपको वो भार और वजन के बारे में तो बता दिया था, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे का यानी जो है लड़कों में, उस समय में लड़कों में जो है ज्यादा उसका भार वजन जो है वह लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा होता है, और जो उसकी लंबाई भी सहस्रावस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा होती है। इतना तो हमने आपको बताया हुआ था उस दिन, हमने आपको बताया हुआ था। तो ऐसे ही सहस्रावस्था में वृद्धि और विकास की बात करते हैं। अब सहस्रावस्था में वृद्धि और विकास क्या है? सहस्रावस्था में वृद्धि और विकास, अब यहाँ वृद्धि और विकास दोनों साथ में चलते हैं, इसीलिए मैंने वृद्धि और विकास दोनों लिया है। वृद्धि को मात्रा में देखते हैं और विकास को गुण में देखते हैं, वृद्धि को मात्रा में देखते हैं और विकास को गुण में देखते हैं। तो ऐसे वृद्धि और विकास को देखते हैं। वृद्धि और विकास को हम अभी जो है वह लंबाई के रूप में देखते हैं, लंबाई के रूप में, लंबाई के रूप में, लंबाई के रूप में। इसके बारे में मैंने बता दिया हुआ था कि लंबाई के रूप में बालकों में यानी लड़कों में, बॉयज में और गर्ल्स में कैसे होता है। तो बॉयज में गर्ल्स में एक माह में, यानी यहाँ पे एक मंथ, फिर 2 मंथ, ये मैंने आपको बता दिया हुआ था कि पहले मंथ में जो है 51 से 5, 51.5 और 51.0 ये होता है। चलिए मैं आपको यहीं पे स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आपको यहीं से शेयर कर देता हूँ। ये मैं आपको लिखने से मैं इससे बचता हूँ, मैं लिखने से बचता हूँ। मैं शेयर करता हूँ आपको, आप यहीं से नोट कर लीजिए, मेरा लिखने का काम बचेगा। यहाँ समझाना नहीं, खाली लिखना है, तो मेरा लिखने का काम जो है यहाँ बचेगा। चलिए तो मैं शेयर कर रहा हूं आपके बीच। ये है, आप इसका स्नैप भी ले सकते हैं। हाँ चलिए, तो सहस्रावस्था में बालक और बालिकों में, बालक और बालिकाओं में की औसत लंबाई क्या होती है? तो लड़कों की जो लंबाई है वह ज्यादा होती है, जो लड़कों की लंबाई है वह ज्यादा होती है लड़कियों की अपेक्षा सहस्रावस्था में।
तो क्या होता है, जन्म के समय जो है 51.5 सेंटीमीटर होता है और लड़कियों की जो है 51 सेंटीमीटर होता है। 3 माह में जो है वह 3 माह में जब बच्चा जब आगे बढ़ता है तो 62.7% लड़कों में होता है, 60.9% लड़कियों में होता है। वही 6 माह में बच्चा जब बढ़ता है तो 64.9 जो सेंटीमीटर लड़कों में होता है, लड़कियों में 64.4 होता है, यानी कुछ कम रहता है लड़कियों में, लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है। लड़कों में 9 माह में 69.5 सेंटीमीटर और 66.7 सेंटीमीटर जो है लड़कियों में। वहीं एक वर्ष में जो है वह 73.9 और 72.5% जो है वह 72.5 सेंटीमीटर वह लड़कियों में होता है। और जब बच्चा 2 साल का होता है लड़का, तो उसके में उसकी जो लंबाई है वह 81.6 सेंटीमीटर हो जाती है। वही लड़की का जो लंबाई है वह 80.1 सेंटीमीटर रहता है। जब लड़का 3 वर्ष का हो जाता है तो उसकी लंबाई जो है 88.8 सेंटीमीटर हो जाता है। वहीं लड़की की लंबाई जो है वह 87.2 सेंटीमीटर होती है, जो कि 6 सेंटीमीटर कम होती है, मतलब 0.6 सेंटीमीटर कम होती है। वही लड़का जो है जब आगे बढ़ता है तो 4 वर्ष में जब हो जाता है 4 वर्ष का, तो वहां 96.6 सेंटीमीटर जो है वो उसका हो जाता है। वही लड़की की जो लंबाई है वह 94.5 सेंटीमीटर रहती है। तो थोड़ा अंतर होता है। फिर ऐसे ही अंतर जो है वह कम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे थोड़ा अंतर कम होने लगता है, कभी एक समान भी रहते हैं, वो बढ़ते घटते रहते हैं। तो ऐसे जो है वो 5 वर्ष में जाकर के 102.1 और लड़की की लंबाई 101.4 सेंटीमीटर रह जाती है। वही बात करते हैं बच्चों का भार जो है, भार के रूप में शैशवावस्था में जो है बालक और बालिकाओं का औसत भार में क्या देखते हैं। तो हमने आपको बताया हुआ था कि जो है यहाँ पे जब बच्चा गर्भ में होता है तो लगभग 3 से साढ़े तीन किलोग्राम का 3 से साढ़े 3 किलोग्राम का बच्चे का वजन होता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो वैसे ही जन्म लेगा तो उतना ही रहेगा, तो 3 से ऊपर उसके आसपास रहता है, 3 से साढ़े 3 के आसपास जो है बच्चे का वजन रहता है। अब वह जो है जब यह आगे बढ़ता है, जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो यही वजन उसका 3 गुना बढ़ जाता है बच्चे का। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा उतना ही रहता है 3 से साढ़े 3 किलो का, बट जब बढ़ जाता है तो वहां पे 9 किलो का, 1 साल का जब हो जाता है तो लगभग 9 किलो का 10 किलो का हो जाता है, यानी 3 गुना तक उसका वजन जो है वह बढ़ जाता है। अब जैसा बच्चा आगे बढ़ता है, बच्चा जब आगे बढ़ता है तो बच्चा जब 3 माह का होता है, बच्चा जब 3 माह का होता है तो 3 माह में आप देख रहे हैं कि 3.2 या जो लड़का का वजन है 3.2 होता है, वही लड़की का वजन है जो 3.0 रहता है। ये मानक है, ये मानक है, कोई ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं, ये मानक है। किसी का कोई बच्चा इससे ज्यादा वजन का भी होगा, कोई इससे कम वजन का भी होगा, बच्चे के पोषण पर निर्भर करता है। कोई बच्चों का वजन ज्यादा भी होता है, कोई बच्चों का वजन कम भी होता है। ये मानक है कि 3.2 अक्सर मेजोरिटी बच्चे इसमें पैदा होते हैं। वही बच्चा जब 3 माह का होता है तो 5.7 किलोग्राम जो है वह हो जाता है। वहीं जब लड़की जो है 5.6 किलोग्राम की रहती है। जब 6 माह का बच्चा होता है तो 6.9 किलोग्राम का हो जाता है। और वही 6.2 किलोग्राम की लड़की रहती है। 9 माह का बच्चा जब हो जाता है तो 7.4 किलोग्राम का रहता है और 6.6 किलोग्राम की लड़की रहती है। वहीं जब मैंने कहा कि 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष में देखिए, 1 वर्ष में लगभग 9 किलोग्राम का बच्चा हो जाता है, लगभग 9, 8.4 या लगभग 9 किलोग्राम का। वही लड़की जो है 7.8 किलोग्राम की रहती है। तो इसका लगभग 3 गुना जो है, जन्म से 3 गुना जो है बढ़ जाता है। वही जब लड़का जो है 2 वर्ष का होता है तो 10.1 किलोग्राम का 9.6। वही ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है तो 14.8 किलोग्राम का लड़का रहता है और वही जो लड़की है वह 14.5 किलोग्राम की रहती है। तो ये मैंने इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा जो मानक है 1 से लेकर 5 वर्ष तक का, 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे का जो वजन कितना होता है और बच्चे की जो है लंबाई कितनी रहती है, ये मैंने आपके साथ में चर्चा करी। अब वही बात करते हैं बच्चे का सिर और मस्तिष्क कितना होता है। तो सिर और मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। हम आते हैं बोर्ड पे आते हैं। सिर और मस्तिष्क को जानने के लिए हम बोर्ड पे आते हैं। जहां हमको लगेगा वहां हम आपके साथ में शेयर करेंगे, जहां नहीं लगेगा वहां हम आपको बोर्ड वर्क कराएंगे। तो बोर्ड वर्क कराएंगे तो बोर्ड वर्क पे आते हैं। चलिए बोर्ड वर्क पे हमने अभी लंबाई जान ली और अभी हमने जो है बच्चे का वजन जान लिया। लंबाई और वजन जान लिया, आप लोगों ने उसका स्नैप ले लिया होगा। तो लंबाई और वजन जानने के बाद अब हम जानते हैं बच्चे का सिर और मस्तिष्क का विकास कितना रहता है। इसी अवस्था में बच्चे का सिर कितना रहता है, सिर और मस्तिष्क, सिर के अंदर मस्तिष्क। ओके, सिर और मस्तिष्क। बच्चे का सिर की लंबाई कुल शरीर का लगभग 1/4 होता है। यानी बच्चा जो है जितना लंबा होगा उस अवस्था में, अगर बच्चा जो है वह जन्म के समय में है या 1 महीने का है, 2 महीने का है, उतना है जितना बच्चे की लंबाई होगी, कुल लंबाई का, बच्चे की लंबाई का 1/4 भाग, लंबाई का 1/4 भाग जो है
वह क्या होता है, सिर का जो है वो लंबाई होती है। सिर की लंबाई पूरी लंबाई का 1/4 भाग जो है होता है, 1/4 भाग। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। सिर की लंबाई तथा बच्चे की सिर की लंबाई तथा आकार में लगभग तीव्रता से वृद्धि होती है और बाद में यह कम हो जाता है। यानी यह जो है बच्चा जब बढ़ता आगे जाता है तो प्रथम 2 वर्षों में, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्षों में, जन्म से 2 वर्षों तक क्या होता है, इसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि होती है। इसकी लंबाई में तीव्रता से वृद्धि होती है, बट वह 1/4 भाग के हिसाब से वृद्धि होती है, तीव्रता से वृद्धि होती है। वहीं जब बच्चा जब जैसे से उसकी उम्र बढ़ती जाती है, यानी 2 के बाद जैसे बढ़ते जाता है, तो वहां से फिर वह जो वहीं पे धीरे धीरे घटने लगती है, वो वहीं रहती है। अब इसका जो मस्तिष्क का भार है, मस्तिष्क का भार, पूरा जो मस्तिष्क है उसका मस्तिष्क का भार कितना रहता है, का भार जो है वह भार कुल उस समय पे 350 ग्राम होता है। जन्म के समय पे बच्चे का जो मस्तिष्क का भार है, जन्म के समय 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम जन्म के समय 350 ग्राम होता है। वहीं जब बच्चा और आगे जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, यानी और फिर उसके बाद जब 6 वर्ष का हो जाएगा तो 6 वर्ष में यही जो वजन बच्चे का, सिर का वजन, मस्तिष्क का वजन जो है वह 1250 ग्राम हो जाता है। 1250 ग्राम, ये भी नोट करे रहिएगा आप लोग, याद रखे रहिएगा। 350 ग्राम जन्म के समय होता है बच्चे का वजन, सिर का, मस्तिष्क का, और जब 6 साल का हो जाता है तो 1250 ग्राम हो जाता है। अब यहां तक आते आते यानी 5 वर्ष तक होते होते मस्तिष्क का विकास जो है अत्यंत तीव्र गति से हो जाता है और लगभग जो है वह 90% विकास, 90% वृद्धि और विकास जो है उसका हो जाता है। पूरे मस्तिष्क का विकास जो है वह 90%, यानी मेंटल डेवलपमेंट जो है वो पूरा 90% तक हो जाता है इस अवस्था में। तो सिर की जो सिर का मैंने बताया आपको, उसकी लंबाई जो है 4 भाग होती है पूरे शरीर का, और जो वह जन्म के 2 वर्षों तक तो वह बहुत तेजी से बढ़ता है, बट जब उसका भार होता है तो भार वह जन्म के समय में 350 ग्राम और 6 वर्ष तक जो है 1250 ग्राम रहता है, और कुल जो है इसका बहुत तेजी से तीव्र जो है वो होता है, तो होकर के 90% तक का विकास हो जाता है। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े, अगर आपने नोट कर लिया हो, स्नैप ले लिया हो तो हम आगे बढ़े। 90% तक हो जाता है। अब बात करते हैं हड्डियों की संख्या। अभी सिर और मस्तिष्क की बात करी, अब हड्डियों की बात करते हैं। हड्डियां कितनी होती है, हड्डियों की चर्चा करते हैं। अभी तुमने सिर देखा, लंबाई देखी, वजन देखा। सिर देखा, सैसों की बात हो रही है, लंबाई देखा, वजन देखा, सिर और मस्तिष्क का भार देखा। अब जो है बच्चों की हड्डियों के बारे में बात करते हैं, हड्डियां उनकी कितनी होती हैं। हड्डियां कितनी होती है, तो हड्डियों के बारे में जानते हैं। हड्डियां जो है वह नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। जब बच्चा नवजात होता है, नवजात यानी जब तुरंत पैदा हुआ होता है, तो उसके अंदर में जो हड्डियां होती हैं, नवजात में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां कुल 270 होती है। 270 हड्डियां होती हैं नवजात के समय में, बच्चा जब जन्म लेता है। और नवजात की हड्डियां, जो नवजात शिशु है इसकी हड्डियां बहुत ही कोमल होती हैं। तो इस समय में नवजात की हड्डियां बहुत कोमल, सॉफ्ट, छोटी तथा लचीली जो हड्डियां होती हैं वह बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और बहुत लचीली होती हैं। तो बच्चे ऐसे होते हैं। ओके, अब बच्चा जब और आगे बढ़ता है तो इसमें बालकों की तुलना में बालिकाओं का अस्थिकरण तीव्रता से होता है। यानी जो लड़के होते हैं, जो बॉय होते हैं, और गर्ल्स यानी जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कों का जो अस्थिकरण है, यानी लड़कों का जो हड्डी का विकास है वह कम होता है, और लड़कियों का जो हड्डी का विकास है वह ज्यादा होता है। लड़कों की अपेक्षा इनका जो है वो ज्यादा होता है, और इनका जो है कम रहता है। मैंने बना दिया, ये ज्यादा वाले हैं, यहाँ ज्यादा मैंने बड़ा का बनाया हुआ है। इनका जो है वो बड़ा होता है और इनका जो है वो छोटा रहता है। यानी लड़कियों का अस्थिकरण
लड़कियों का जो अस्थिकरण यानी जो हड्डियों का निर्माण होना वह ज्यादा होता है लड़कों की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट लड़कियों का ज्यादा होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में के दौरान शरीर के अंदर कुछ झिल्लियां बाद में हड्डियों का रूप ले लेती हैं। यानी जब यही आगे का निर्माण होता है तो शरीर के अंदर कुछ झिल्लियां होती हैं, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, वही सेल्स और झिल्लियां आगे जाकर के आगे जाकर हड्डियों का रूप ले लेते हैं, आगे जाकर के हड्डियों का रूप ले लेते हैं, हड्डियां बन जाते हैं। कुछ झिल्लियां, जो झिल्ली होती है, झिल्ली का निर्माण रहता है, उसी झिल्लियों से वो आगे हड्डी बन जाते हैं। जबकि कुछ हड्डियां जो है वह सट करके एक बन जाती हैं। कुछ हड्डियां उसी में कुछ हड्डियां सट करके एक बन जाती हैं, यानी कुछ कम हो जाती हैं। कुछ हड्डियां आपस में सट करके एक हो जाती हैं, सट करके एक बन जाती हैं। तो ये भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे जो है वो हड्डियों के आकार में, हड्डियों के परिवर्तन में, हड्डियों के रूप में थोड़ा बढ़ोतरी घटोतरी होती रहती है। तो बढ़ता कैसे है, तो जो है वो झिल्लियां है वो हड्डियों में बन जाती है तब। और घटता कैसे है, तो कुछ हड्डियां जो है आपस में सट जाती हैं, एक ही बन जाती हैं, वहां पे जो है वो एक बन जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दांत के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कर लिया हो तो हम चलते हैं आगे। दांत के बारे में बात करते हैं। हड्डियों के बारे में हो गई कि नवजात शिशु में हड्डियां 270 होती हैं, ये बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, दांत बताते हैं। दांत क्या है, दांत कितने होते हैं बच्चों में, तो दांत के बारे में जानकारी लेते हैं। नवजात शिशु में दांत कितना होता है, तो दांत जो है जन्म के समय शिशु के दांत तो होते ही नहीं है। नवजात शिशु के तो दांत तो होते ही नहीं है जन्म के समय में, वो बिना दांत के होते हैं। आते हैं जब तो बिना दांत के होते हैं, नवजात में दांत नहीं होते हैं। लाइट वो करिए, लैपटॉप तो चल रहा है, लैपटॉप चले, मैं यहाँ से स्लाइड शेयर करता हूँ। चलिए वो भी खोल दो, यहाँ से कर दे रहा है, वो कर दे रहा है। चलो अच्छा, आ गई लाइट भी आ गई। चलिए लाइट भी आ गई, हम जैसे शुरू कर रहे थे वैसे लाइट भी आ गई। लाइट आई है, जनरेटर स्टार्ट किया। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को, मैं दिख भी रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच भी रही है और मैं दिख भी रहा हूँ। हाँ सर, मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच भी रही है और मैं दिख भी रहा हूँ। ओके चलिए, तो मैं दिख रहा हूं और मेरी आवाज पहुंच रही है, तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो दांत की बात करते हैं। तो शिशु में दांत कितना होता है, तो शिशु में दांत जो है वह जन्म के समय दांत तो होता ही नहीं है, जन्म के समय पे दांत नहीं होते हैं। जन्म के समय दांत नहीं होते हैं बच्चे के, शिशु के दांत नहीं होते हैं, शिशु के दांत नहीं होते जन्म के समय। और बच्चा जब आगे बढ़ता है, लगभग 6ठे या 7वें माह में, लगभग 6ठे या 7वें महीने में स्थायी दूध के दांत निकलते हैं। बच्चों के 6वें महीने में, 6वें या 7वें महीने में, 7वें माह में अस्थायी दांत जिसको कहते हैं दूध के दांत, अस्थायी दांत को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत, अस्थायी दांत, दूध के दांत जो है वह निकलते हैं। जन्म के समय तो दांत होते ही नहीं है, बट जब आगे बढ़ता है बच्चा, जब और उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, तो 6 और 7वें महीने में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं दूध के दांत। और यही जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1 साल तक बच्चे को लगभग 20 दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष तक नवजात, मतलब वही जो बच्चा है, उस बच्चे को इन्फेंट के पास 20 दांत हो जाते हैं। बच्चे के पास 20 दांत आ जाते हैं। बच्चे के पास 1 वर्ष तक बच्चे के पास 20 दांत जो है वो आ जाते हैं, निकल आते हैं। अब इसके पश्चात जो ये वाले दांत है, दूध के दांत है, जैसे बच्चा आगे बढ़ जाता है तो यह जो है दूध के दांत गिरने लगते हैं। और 5वें 6वें वर्ष तक
बच्चे के पांचवें और छठवें वर्ष तक, यहाँ पे माह है, यहाँ मैं वर्ष की बात कर रहा हूं, यहाँ पे माह है और यहाँ वर्ष की बात कर रहा हूं। पांचवें और छठवें वर्ष तक, पांचवें और छठवें वर्ष तक स्थायी दांत निकलने लगते हैं, यानी ये सारे गिरने लगते हैं और बच्चे के स्थायी दांत निकलने लगते हैं। अभी तक ये थे अस्थायी दांत, अब इसके बाद स्थायी दांत जो है वो निकलने लगते हैं, जो कि हमेशा जीवन पर्यंत रहते हैं, वो स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो अब ऐसे ही जन्म के समय बच्चे के पास दांत नहीं होता है, छठवें और सातवें महीने में अस्थायी दांत जो है निकलने लगते हैं, इसको दूध के दांत कहते हैं। और वही दांत 1 वर्ष तक जाकर के बढ़कर के 20 दांत हो जाते हैं, और जब बच्चा छठवें वर्ष तक होता है तो उसके अस्थायी दांत निकल आते हैं। और वैसे ही जो दांतों की संख्या आप लोग को पता है, उन दांतों की संख्या में बच्चों को किन्हीं बच्चों में उतने हो जाते हैं, तो किन्हीं बच्चों में उतने दांत नहीं होते हैं। ये जो है दांत के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मांसपेशियों के बारे में। इतना हो गया, तो मांसपेशियों के बारे में चलते हैं। मांसपेशियां कितनी होती हैं, मांसपेशियों के बारे में चर्चा करते हैं। मांसपेशियां जो है नवजात शिशु में उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है, यानी जो नवजात शिशु में मांसपेशियां हैं, वह मांसपेशियों का जो विकास है, मसल्स का विकास, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, तो उसके पूरे शरीर का, जो उसका पूरे शरीर का भार है, पूरे शरीर के भार का 23% होता है। यानी जब बच्चा नवजात होता है, नवजात शिशु यानी जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे शरीर के भार का 23% जो है वह मांसपेशियां उसके अंदर में होती है, यानी उस टाइम में मांसपेशियां ज्यादा होती है। यह नवजात के टाइम पे होता है। नवजात शिशु में पूरे शरीर के भार का 23% मांसपेशियां जो है होती हैं। यह हो गया। और जब वही 6 वर्ष का हो जाता है, तो 6 वर्ष का जब हो जाता है तो 6 वर्ष में पूरे शरीर के भाग का लगभग एक चौथाई यानी भार का एक चौथाई यानी 25%, एक चौथाई यानी 25% भाग जो है वह 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष की आयु का, तो उसमें जो मांसपेशियां कितनी होती हैं, तो मांसपेशियां जो है पूरे शरीर के भार का 25% जो है वो मांसपेशियां होती हैं। यानी अगर बच्चा 6 वर्ष का है और 6 वर्ष में बच्चे का वजन जो है वह 16 किलो है, अगर बच्चे का वजन 6 वर्ष में 16 किलो है, सर कोई बच्चे के जन्म के दांत आ सकते हैं तो क्या, अगर नहीं, ये मैं जरा चैट देखूं, पुरानी दिखा मेरे को। हाँ सर, कोई बच्चे के जन्म के से दांत हो सकते हैं क्या, अगर होते तो क्यों? ये अपवाद है, कि किसी बच्चे के जन्म से दांत आए हुए हैं, ये अपवाद है, वैसे होते नहीं है। होते हैं तो क्यों, तो होते हैं तो अपवाद, मैंने बताया कि अपवाद है, अक्सर यदा कदा में जो है वो होता है। साउंड लो, अभी साउंड लो है, हाल में साउंड लो अभी है, अभी क्लियर है आवाज, मुझे लग रहा है क्लियर होगी आवाज। ओके, तो यहां तक हो गया समझ को। तो मैं कह रहा कि सपोज करिए कि बच्चे का वजन जो है वह 16 किलो है, 16 केजी है, तो इसका 25% क्या होगा, तो 16 गुणे 1/4, तो 4 चौको 16, यानी 4 किलोग्राम जो है, 4 केजी तो उसका क्या है, खाली मांसपेशियां हैं, खाली मसल्स है उसके शरीर में। 4 किलो खाली मसल्स है, जो है बच्चे के 6 वर्ष के बच्चे में खाली मसल्स इतनी होती हैं, यानी 25% जो है वह मसल्स का निर्माण शरीर के अंदर में होता है। ओके, तो मांसपेशियों के बारे में जान लिया। अब आगे चलते हैं, क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करते हैं अन्य अंग जो है, अन्य अंगों के बारे में। मांसपेशी के बारे में जान लिया, दांतों के बारे में जान लिया, हमने हृदय, हमने जो है वो शरीर के वजन के बारे में जान लिया, और जो शरीर की लंबाई के बारे में जान लिया। इन सब चीजों के बारे में हमने जान लिया कि बच्चे के अंदर में कैसा कैसा होता है। चले अब हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, जो अन्य अंग है, अन्य अंगों में कैसा विकास होता है। अन्य अंगों में बच्चे के अंदर में विकास और वृद्धि कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो शिशु की भुजाओं तथा टांगों का विकास तीव्र गति से होता है। जो शिशु है, जो बच्चा है, उस बच्चे की जो टांग है और जो उसका भुजा है, टांगों
और भुजाओं, टांगों और भुजाओं में तीव्रता से विकास होता है। अगर म्यूट कर लेंगे आप लोग ना, जो मैसेज बार बार बज रहा है तो मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। टांगों और भुजाओं में तीव्रता से विकास होता है, तीव्रता से विकास होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। यानी जब शिशु होता है तो उसके टांगों और भुजाओं में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। यानी टांग, पहले तो खाली जब बच्चा गर्भ में था तो उसके पैर वगैरह नहीं विकास होते थे, पैर जो पैर का भाग है वो बहुत कम रहता था। बट यहाँ पे जब होता है तो उसका टांग और जो भुजा है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। टांग और भुजा में बहुत तेजी से विकास होने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। जब 2 वर्ष तक आते आते, यानी 2 वर्ष तक आते आते, 2 वर्ष तक आते आते जो टांगे हैं, टांगे जो है बच्चा जब पैदा था तो पैदा होने के समय से टांगे और उस समय तक आते आते 2 गुनी हो जाती है। यानी टांगे उसकी 2 गुनी आती है। 2 सेंटीमीटर थी तो 4 सेंटीमीटर बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर थी तो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, उसकी 2 गुनी हो जाती है। जबकि नहीं, भुजाएं, यहाँ पे भुजाएं 2 गुनी होती हैं, भुजाएं 2 गुनी और टांगे 1.5 गुनी होती है। टांगे जो है वह 1.5 गुनी, 1.5 गुनी जो है हो जाती है। यानी जन्म के समय में जो बच्चे का जो टांग होती है, भुजा होती है, उसका 2 गुना 2 वर्ष में तक हो जाता है और टांगे जो है 1.5 गुनी तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय पे उसकी धड़कन जो है वो अनियमित होती है। यानी हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन वह अनियमित होती, कभी कैसे कभी कैसे, कभी जो है इतने 125 के 150 के, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। धड़कन अनियमित होती है, धड़कनें अनियमित होती है। जबकि जब आगे बढ़ता है बच्चा, जब आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चे का हृदय जो है वो बड़ा होता है तो उसके धड़कन में स्थिरता आती रहती है। हृदय अभी इस टाइम हृदय बहुत तेजी से धड़कता है, हृदय जो है अनियमित रूप से बहुत तेजी से धड़कता है, पल्स रेट बहुत ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है उसका शरीर का विकास होता है, हृदय भी बड़ा होता है, हृदय बड़ा होता है तो इनमें इनमें जो है स्थिरता, हृदय की धड़कन में स्थिरता आने लगती है, स्थिरता आने लगती है। अब स्थिरता कैसी होती है? तो स्थिरता जो है वो प्रथम माह में बच्चे का जो प्रथम माह है, पहले महीने में, प्रथम माह में हृदय की जो धड़कन है, प्रथम माह में हृदय की धड़कन जो है वो कितनी होती है? तो हृदय की धड़कन जो है वह 140 बार होती है। यानी 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। 1 मिनट में 140 बार, 140 बार प्रति मिनट, 140 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में वह 140 बार जो है धड़कता है। प्रथम महीने में 140 बार प्रति मिनट धड़कता है। वहीं यानी 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। वहीं जब आगे बढ़ता है, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, ये प्रथम माह है, प्रथम माह, जब वही बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष का जब हो जाता है, जब उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, तो 6 वर्ष का आते आते उसके दांत के विकास, उसका मस्तिष्क का विकास, उसका जो है मसल्स का विकास सब हो जाता है। तो 6 वर्ष का होने पर जो धड़कन है, हृदय की धड़कन जो है वह घट करके 100 के लगभग हो जाती है। यानी 100 बार जो है वह 1 मिनट में धड़कता है, प्रति मिनट में 100 बार प्रति मिनट में धड़कता है। और यही जो रेशियो है वह सबका होता है, लगभग 100 बार जो है 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। तो इस तरह से जो है अन्य विकास में भी शिशु का विकास जो है वह होता है। तो मैंने शिशु के विकास के बारे में आज मैंने शैशवावस्था में के बारे में बताया कि शैशवावस्था क्या होता है। आप लोग अगर लिख लिए हो आप लोग तो इसको स्नैप ले लीजिए, हम आगे चले। ऐसी अभी एक और है गामिक नियंत्रण, उसके बारे में बता दें। यहां तक अगर हो गया हो तो कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए, आगे चले। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ध्यान करने वाली बातें, इनको जानना आपको जरूरी है। ये बीएड में भी नहीं बताया गया था, ये बीएड वालों को भी नहीं पता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है उनकी जो बाकी के जो गामिक अवस्थाएं हैं, गामिक अवस्था यानी मोटर
फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर वह विकास कैसे होता है इस शैशवावस्था में, फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वह कैसे होता है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर नियंत्रण, मोटर डेवलपमेंट या गामिक विकास, गामिक विकास कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो गामिक विकास जो है, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय पे, जन्म के समय जो है वह क्या करता है, मुस्कुराता है, थोड़ा बहुत मुस्कुराता है, यानी उस टाइम से लेकर के जन्म से लेकर के वह 2 महीने तक 3 महीने का होता है तो मुस्कुराता है, उस टाइम में थोड़ा बहुत मुस्कुराता है। और 1 महीने के बाद जब होता है, 1 माह का, 1 माह का होता है, 1 माह में वो थोड़ा सिर उठाने लगता है, सिर उठाना, यह मतलब मुस्कुराना लेट भी हो सकता है, बट वो सिर उठाना जो है वो धीरे धीरे होने लगता है, सिर उठाने लगता है। जब 4 महीने का होता है बच्चा, जब 4 महीने का होता है तो किसी सहारे के साथ बैठता है, 4 महीने में किसी सहारा, बच्चे को कोई सहारा दिया जाता है, किसी सहारे के साथ बैठता है, किसी सहारे के साथ बैठता है। अब जब वो आगे बढ़ता है, 4 महीने में किसी सहारे के साथ बैठता है, और जब 7 महीने का होता है तो बिना सहारे के बैठने लगता है, 7 महीने में बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहारे के साथ बैठने लगता है, यानी बिना किसी सहारे के बैठने लगता है। अब बच्चा जब 10 महीने का होता है, तो 10 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो 10 महीने में बच्चा जो है घुटने के बल चलने लगता है, घुटने के बल चलने लगता है, घुटने के बल चलने लगता है। अब बच्चा जब 10 महीने का होता है तो घुटने के बल चलने लगता है, और वैसे ही बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब 14 महीने का हो जाता है तो 14 महीने में क्या करता है, 14 माह में खड़ा होने लगता है, बच्चा खड़ा होने लगता है। यही सब टोडलर की अवस्थाएं हैं, खड़ा होने लगता है, यही टोडलर की अवस्थाएं हैं, टोडलर की अवस्था यहाँ शुरू हो जाती है, खड़ा होना। अब बच्चा जब आगे जाता है तो वह चलने लगता है, 15 महीने में, 15 महीने में चलने वाली क्रिया उसकी होने लगती है, चलने वाली क्रिया, वस्तुओं को उठाने वाली क्रिया, यह जो होने लगती है। तो यहाँ से ये टोडलर की अवस्था स्टार्ट हो जाती है, 14-15 से वह टोडलर, यानी वह कुछ जो है वह चरण क्रियाएं करने लगता है। तो इस तरह से जो है गामक अवस्था और अन्य संवेदी अवस्था, और उसमें हृदय की गति और मांसपेशी की गति, दांत की, इन सब के बारे में हमने जाना, इन सब के बारे में जाना। तो इन्फेंसी पीरियड को आपने जान लिया। चलिए, अगर आपने कर लिया हो तो मिटा दे, अगर आपने लिख लिया हो तो मिटा ले। सर, किसी बच्चे के 7 वर्ष कंप्लीट होने पर भी उसका दांत नहीं टूटते हैं, क्यों नहीं टूटते हैं? तो खान पान का असर होता है। 7 वर्ष का हो जाता है, दांत नहीं टूटता है, तो खान पान का असर होता है, दांत नहीं टूटता है। अक्सर जो है वो ये सभी अपवाद हैं, ये सभी अपवाद हैं कि अगर किसी का दांत नहीं टूटता है, कोई बोल नहीं पाता है, तो सब अपवाद है। जो जनरल बातें हैं, हम जनरल बातें कर रहे हैं, वो सब अपवाद है। हो सकता है उसके जो है वो खान पान में वृद्धि हो, या हो सकता है कि जो है उसके कैल्शियम उसके बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हो, तो ये सब उसके कारण हो सकते हैं। दांत में कैल्शियम होता है, कैल्शियम की वजह से बनते हैं, तो वो जो है उसका स्ट्रांग होगा, इसलिए वो टूट नहीं रहे होंगे उस टाइम पे। तो चलिए, ये हो गया, तो हम आगे चलते हैं। ये जो बातें पूछी जा रही है, पूछ रहे हैं, वो सभी अपवाद हैं, वह रेयर मिलते हैं। अपवाद मतलब रेयर, सभी बच्चों में नहीं होते। और हम जनरल बातें कर रहे हैं, जो जनरल बातों में, जो जनरल चीजों में होती हैं, वह अक्सर बच्चों में देखी जाती है। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। अब किसी बच्चे का भाषा विकास नहीं होता है, कोई सुन नहीं पाता है, तो सुन नहीं पाता तो सुनने की वजह से होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अब शैशवावस्था में विकासीय लक्षण क्या दिखाई मिलते हैं? तो शैशवावस्था में विकासीय लक्षण क्या क्या होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। विकासीय लक्षण, शैशवावस्था में विकासीय लक्षण क्या क्या दिखने को मिलते हैं, यानी विकास के लक्षण क्या होते हैं? तो शैशवावस्था में विकासीय लक्षण, विकासीय लक्षण क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो विकासीय लक्षण क्या है? तो शरीर में तीव्रता होती है। शैशवावस्था में क्या है, विकास कैसे कैसे होता है? तो विकासीय लक्षण क्या देखने को मिलता है हमको? तो उसके अंदर में जो शरीर का विकास है, शरीर का विकास यानी शारीरिक विकास, शैशवावस्था के दौरान शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। शरीर का विकास तीव्रता से होता है,
यानी वह बहुत तेजी से बढ़ता है, रैपिडली होता है। शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। मानसिक क्षमताओं में भी तीव्रता होती है, यानी 90% तक बढ़ जाता है मानसिक क्षमता। जो मानसिक क्षमता, अभी तो हमने शरीर का विकास होता है, अब बता रहा हूं मानसिक विकास। मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, तीव्रता से होता है। अब सीखने की गति जो है बच्चे की जो सीखने की गति है, लर्निंग लर्निंग भी बहुत तेजी से होती है। इसी अवस्था में सीखने की गति में भी तीव्रता होती है, सीखने की गति में भी तीव्रता होती है, यानी तीव्रता यहां भी होती है। अब आगे जाता है बच्चा, इस अवस्था में बच्चा दोहराता है, दोहराने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी अवस्था में बच्चा दोहराता है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी बात होती है, उसको दोहराता है। दोहराने की प्रवृत्ति इसी में दिखाई पड़ती है। यानी आपने कहा पापा तो वो भी कहेगा पापा, आपने कहा कि चाचा तो वो भी कहेगा चाचा। वह दोहराने की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में देखने को मिलती है। वहीं जिज्ञासा प्रवृत्ति मतलब क्या, वही कि ये ऐसा है कि तो ऐसा क्यों नहीं है, ये रेड है तो ये ब्लैक, ये इस कलर का क्यों है, ये ऐसा ही क्यों नहीं है। यानी यहाँ पे लिटिल साइंटिस्ट, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे इसको कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट। यहाँ पे जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है कि ये क्यों हो रहा है, वो वैसे क्यों हो रहा है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में देखने को मिलती है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसी अवस्था में होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यहां देखने को मिलती है। वैसे ही अब यहाँ पे जो है यह पर निर्भर होता है। जो सहस्रावस्था की अवस्था जो है वह पर निर्भर होती है, इसे पर निर्भरता भी कहते हैं। पर निर्भरता यानी वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, मम्मी पापा पर निर्भर रहेगा। मम्मी पापा खिलाएंगे तो खाएगा, मम्मी पापा जो है वो लेके जाएंगे तो लेके जाएगा, वो वॉशरूम लेके जाएंगे तो जाएगा। यहाँ पे जो है वो पर निर्भरता होती है सहस्रावस्था में। और क्या होता है सहस्रावस्था में, हो गया स्वप्रेम की भावना भी इसी अवस्था में होती है। स्वप्रेम की, वह सारी वस्तुओं से प्रेम करता है। अगर उसके पास कोई वस्तु है, आप उससे मांगने लगो तो वो देगा नहीं, बोलेगा कि नहीं ये मेरा है। अगर आपने ले भी दिया तो वो रोने लगेगा। तो ऐसे जो है वह स्वप्रेम की भावना देखने को मिलती है। इसी स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा जाता है। इसी स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा जाता है। स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म कहा जाता है इसी अवस्था को। स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्वप्रेम की भावना को? बच्चा जो है अपनी वस्तुओं से जब प्रेम करता है, अपनी वस्तुओं से ही प्यार करता है और उसको किसी को देता नहीं है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं नार्सिसिज्म। संवेगों का प्रदर्शन यहाँ ज्यादा करता है, यहाँ पे उसका संवेग बहुत ज्यादा होता है। संवेग जो है वो हर बात में लड़ाई करना, हर बात में जो है लड़ जाना, क्रोध करना, मतलब वो नीचे गिर जाना, लौटने लगना, ये करना, वो सब जो है वो यह ज्यादा करता है। तो यहाँ पे जो है वह संवेगों का प्रदर्शन करता है बच्चा। संवेगों का प्रदर्शन कैसे करता है? संवेगों का प्रदर्शन वह कैसे करता है? तो वह क्रोध दिखा करके, ईर्ष्या दिखा करके, यहाँ ईर्ष्या भी करता है, ईर्ष्या भी देखता है कि अगर मम्मी है तो मम्मी मेरी ही है, तो ऐसे वह ईर्ष्या भी दिखाता है। प्रेम दिखाता है, पीड़ा भी दिखाता है। तो प्रेम पीड़ा ये सब जो है वह यहाँ पे संवेगों का प्रदर्शन भी बच्चा करता है। और क्या? सामाजिक भावना का विकास बहुत ही कम होता है। यहाँ पे सामाजिक भावना का विकास जो है बच्चे के अंदर में सहस्रावस्था में कम होता है। सामाजिक भावना का विकास कम होता है। सामाजिक भावना का विकास यहाँ पे इस अवस्था में सहस्रावस्था में कम होता है। और क्या? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार जो है वो कुछ मूल प्रवृत्तियां, जैसे अंगूठा को चूसना, तो अंगूठा को चूसते रहता है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति है उसकी निकलती नहीं, बट जब आगे जाता है तो वह जो है वह आगे जाता है। जैसे निप्पल है, निप्पल को मम्मी का स्थान पन कर रहे तो निप्पल को जो हमेशा वो चपट, मतलब वो हमेशा चूसते रहता है, चपट चपट करने लगता है। तो ऐसे ही मूल प्रवृत्तियां भी जो है वहां पे भी दिखाई पड़ती है, मूल प्रवृत्तियां भी दिखाई पड़ती है इसको। मूल प्रवृत्तियां भी अभी इस अवस्था में दिखाई देती हैं और उसी पर आधारित व्यवहार भी करता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार का मतलब क्या? जैसे मूल प्रवृत्तियां क्या है? वो बच्चा चूसना वो लेकर के आया हुआ था, बच्चा जब पैदा हुआ था तभी चूसना लेकर के आया हुआ था। अब वो चूसना उसका भी गया नहीं है, तो उसी पर वो व्यवहार कर रहा है। कुछ भी चीज है उसको लेकर के हाथ,
मुंह में कुछ भी वस्तु है उसको लेकर के वो जो है मुंह में डाल करके वह चूसने लगता है। तो ऐसे जो है मूल प्रवृत्तियां जो है वो दिखाई पड़ता है इसको यहाँ पे। और क्या, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की भावना, अगर ये हो गया हो तो मिटाएं, अगर ये हो गया हो तो मिटाएं, अगर ये हो गया हो तो मिटाएं हम इसको। चलिए जरा देख लीजिए इसको, तो एक मैसेज करिए, इसको हो गया हो तो हम चले आगे चलें, एक मैसेज करिए फटाफट, फटाफट करिए। ओके ओके, चलिए तो हम चलते हैं। अभी और भी है विकासात्मक लक्षण जो है वो और भी है, उसको देख लेते हैं। विकासात्मक लक्षण और क्या है, विकासात्मक लक्षण और क्या है उसको देख लेते हैं। सहस्त्रावस्था खत्म करना है आज हमको। चलिए और क्या है, तो अब यहाँ पे जो है काम की प्रवृत्ति, सेक्स जो है इंस्टिंक्ट, सेक्स इंस्टिंक्ट क्या होते हैं, तो काम की भावना, काम की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति कैसी दिखाई पड़ती है बच्चे के अंदर में, काम प्रवृत्ति सेक्स इंस्टिंक्ट कैसा दिखता है, सेक्स इंस्टिंक्ट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे जो लड़का होता है लड़के में अलग और लड़की में अलग, लड़के में अलग और लड़की में अलग, सेक्स जो इंस्टिंक्ट है वह लड़के में और लड़की में अलग रूप में दिखता है। तो क्या दिखता है, जो लड़की है यहाँ पे, जो गर्ल है और जो ये बॉयज है, अगर कोई गर्ल है, अगर कोई गर्ल है, कोई लड़की है, तो लड़की क्या करती है, वह पिता के प्रति आकर्षित रहती है। लड़की जो है वो पिता के प्रति और लड़का जो है वो माता के प्रति, लड़की जो है पिता के प्रति और लड़का जो है पिता माता के प्रति आकर्षित रहता है। तो ऐसे यह लड़की, जब लड़की पिता के प्रति आकर्षित रहती है, इसको कहते हैं ओडिपस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। यह भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर कभी कभी क्या अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई लड़की जो है वो पिता के प्रति आकर्षित है तो वह क्या कहलाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और जो है वह इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो वही जो अब जो बॉयज है माता के प्रति अगर होता है तो माता के प्रति होता है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ये जो है यह दिखाई पड़ता है बच्चों के अंदर में काम प्रवृत्ति की भावना। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स आपको यह भी याद रखना है। अब इस अवस्था में जो है नैतिकता, नैतिकता तो बच्चों के अंदर में शून्य होती है। नैतिक भावना का विकास, नैतिक भावना का विकास बच्चों के अंदर में शून्य होता है, या कह सकते हैं बहुत कम होता है। नैतिक भावना का विकास कम होता है, यानी उसके अंदर में पता ही नहीं है कौन क्या है, किसके साथ में क्या करना है, किसका पैर छूना है, या ये अपनी बात है, या ये उठाना नहीं है, कहीं भी वो कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं, उसको भी कोई नैतिकता का कोई पाठ नहीं पढ़ाया गया। तो जो यह अभी तक विकास के जो लक्षण है, सहस्त्रावस्था में विकास के लक्षण मैंने आपको बताया हर जगह पे, मोरल डेवलपमेंट में कैसे होता है और सोशल डेवलपमेंट में कैसे होता है, और जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कैसे होता है, इन सभी के बारे में मैंने जो है आपके बारे में आपसे इसके बारे में चर्चा करी। यानी सहस्त्रावस्था में जो विकासीय लक्षण है उसकी चर्चा हमने आपके साथ में करी। अब बात करते हैं कि इसमें बच्चों को एजुकेशन कैसे देखेंगे, जो कि हमारा एक पार्ट है, सीडीपी का हमारा पार्ट है कि अवस्थाओं में एजुकेशन कैसे देंगे, एजुकेशन के साथ में इसको कैसे रिलेट करेंगे। तो सहस्त्रावस्था में शिक्षा कैसे देंगे, सहस्त्रावस्था में शिक्षा कैसे देंगे, यह जरूरी है। तो यह अक्सर प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसको जानना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले वाटसन महोदय की बात कर लेते हैं। वाटसन महोदय कहते हैं कि सर अगर किसी बच्चे के 1 महीने से आदत आ जाए तो क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे के 1 महीने में आदत नहीं, क्या दांत आ जाए, अच्छा 1 महीने में दांत आ जाए तो क्या करेंगे, 1 महीने में दांत आ जाए तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं है। अब दांत आएगा तो दांत जो है एक ऐसी अवस्था है कि दांत आने पर वह दांत जब निकलता है तो बच्चे के बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, तो उसका पोषण जो है मजबूत रखना पड़ेगा, आपको मजबूत रखना पड़ेगा। दांत आए तो कोई बात नहीं, अगर पहले आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, बट वहां पे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिनेश, इलेक्ट्रो और ओडिपस, सही बात है। अगर बच्चे का दांत आ रहा है तो खान पान में बच्चे को ध्यान करना पड़ेगा कि उसका असर और जगह ना हो। आपने सुना होगा कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो बच्चे का जो है वो सिस्टम बिगड़ जाता है, बच्चे को डायरिया जैसा होने लगता है, बच्चा जो है वह उसका खान पान वो बदलने लगता है। तो ये जो दांत जो है वह एक ऐसी अवस्था है आना जिसमें कि बच्चे को खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक वाटसन जी कहते हैं कि जो भी सहस्त्रावस्था में सीखने का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर हमें कोई भी बच्चा दे दो तो हम उसको कुछ भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि सहस्त्रावस्था में सीखने का, सहस्त्रावस्था में
सीखने का जो क्षेत्र है वह व्यापक होता है, यानी उस अवस्था में बच्चा कुछ भी सीख सकता है। उस अवस्था में बच्चे का जो मस्तिष्क को कोली स्टेट के समान होता है। सीखने का क्षेत्र व्यापक होता है, सीखने का क्षेत्र व्यापक होता है, इसलिए उसको कुछ भी सिखाया जा सकता है। इस काल में शिशु शिक्षा का आयोजन करते समय जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ बातें कौन कौन सी हैं? तो जो है अगर बच्चे को सिखाना है, शिक्षा देनी है, शैशवावस्था में शिक्षा देनी है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो कुछ बातें क्या है? जैसे पहला, उचित वातावरण। बच्चे के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। उचित वातावरण, उचित वातावरण में क्या, वो सारे 3 E's बच्चे के लिए होने चाहिए। 3 E's जो है वह होने चाहिए। एनवायरमेंट होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए तथा एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चे के लिए। 3 E's जो है देना चाहिए, उचित वातावरण। और क्या दूसरा जो है वह पोषण, ढंग का पोषण, उचित पोषण, पालन पोषण, नर्चर, पालन पोषण। बच्चे का नर्चर अच्छा होना चाहिए। बच्चे का जो नर्चर है वह बहुत अच्छा होना चाहिए। स्नेहपूर्ण बच्चे के साथ में व्यवहार करना चाहिए। बच्चे के साथ में स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे जितना, उतना बच्चा जो है वह सीखेगा, उतना ही बच्चा करने के लिए प्रेरित होगा। उसकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उसकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं की संतुष्टि करनी पड़ेगी आपको। जिज्ञासाओं की, जिज्ञासा की संतुष्टि जो भी है उसके साथ में, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे जो भी है, तो उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जिज्ञासा की संतुष्टि हो। बच्चा जो भी कुछ पूछे, बच्चा चाहे जितना भी पूछे, हर प्रश्नों का जवाब, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, हर प्रश्नों का जवाब बच्चे को देना चाहिए, उदाहरण के साथ में, कई सारे उदाहरण के साथ में, ताकि बच्चा जो है उन सारी बातों को समाविष्ट कर सके अपने अंदर में, अपने अंदर में कर सके, उसको जो है वह स्कीमा के रूप में कर सके और उसको एजिमिनेट कर सके, दोनों बातें वह कर सके। तो ये जो है उसका होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? यहाँ पे सामाजिक भावना का भी विकास करना चाहिए। समय समय पे उसको सामाजिक भावना भी देनी चाहिए। यानी ये आपके दादा हैं, इनके साथ में ऐसे बातें करते हैं, और ये जो है इनकी कहानी ऐसे है, वो वैसे थे, वो राजा ऐसे थे, वो ऐसे लड़े हुए थे, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे थी, जीजा माता ऐसे रहती। सभी लोगों के ज्ञान जो है वो कहानियों के रूप में, कविताओं के रूप में बच्चे को देंगे, तो बच्चे का विकास जो है इस समय में ज्यादा होगा। तो सामाजिक विकास पर भी जोर देना चाहिए। सामाजिक विकास पर जोर देना चाहिए। यहाँ पे कहानियों के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से जो है वो जोर देना चाहिए। और किस पर जोर देना चाहिए? तो अगर बच्चे को शिक्षा देनी है तो और किस पर देना चाहिए? जो मानसिक क्रियाओं पर अवसर देने चाहिए। मानसिक क्रिया यानी मेंटल एक्टिविटी ज्यादा कराएं। मानसिक क्रियाओं पर जोर, मानसिक क्रियाओं पर जोर। बच्चा सब कुछ करके सीखे, बच्चा सब कुछ करके सीखे, तो इस पर जोर देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं पर जोर देना चाहिए, मानसिक क्रियाओं के अवसर देने चाहिए कि बच्चा वह सुन करके एक्टिविटी देखकर जो है वो कर सके, आंख से देख करके कर सके, कुछ एक्टिविटी कर सके, दिमाग को एक्सप्लोर कर सके, सब गेटवे को खोले, सब गेटवे को खोले। इसलिए उसको अवसर देना चाहिए कि ये लोग ये करके आओ, वो करके आओ, सारा कुछ उसको करने के लिए फ्री छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि वह सारा कुछ कर सके। वार्तालाप के अवसर देने चाहिए। जितना वार्तालाप के अवसर दिया जाएगा उतना ही भाषा का विकास होगा। वार्तालाप, बच्चा जो कुछ भी कह रहा है उसको सुनते जाओ, सुनते जाओ, तो और उसके साथ में बातें करो। तो वार्तालाप के अवसर भी साथ में देने चाहिए। तो वार्तालाप के अवसर देने से बच्चे का भाषा विकास होगा। आत्म प्रदर्शन के अवसर, बच्चे को खुद का सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन, ये नहीं ना ना ना, ना बेटा आप गिर जाओगे, गिरने दो, गिरेगा तो सीखेगा, छुएगा तो सीखेगा, जो भी करेगा सीखेगा, बस उसको ऑब्जर्व करो, करने दो, उसको खुद से करने दो। तो करने का आत्म प्रदर्शन के अवसर देने चाहिए। यहाँ पे आत्म प्रदर्शन के अवसर जितना देंगे उतना ही बच्चे का गेटवे खुलेगा और उतना ही बच्चा सीखेगा, उसका शिक्षा में विकास होगा। आत्म प्रदर्शन के भी अवसर यहाँ पे देने चाहिए। तो इतने सारे अवसर जो है देने से बच्चे के अंदर में क्या होगा? विकास होगा। चलिए इतना हम मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और क्या? अच्छी आदतों का निर्माण, यानी शैशवावस्था में और कितना क्या करेंगे? तो शैशवावस्था में जो है अच्छी आदतों का भी विकास जो है करना पड़ेगा हमको। अच्छी आदत मतलब क्या? कि सभी चीजें मोरल डेवलपमेंट के ऊपर चले, कि ये खाना है या पीना है, ये आपके लिए फायदेमंद है, आपके फायदे में, ये आपके फायदेमंद नहीं है, ये आपको करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही उसका भी ज्ञान देना चाहिए। तो अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए बच्चे के अंदर में। समय पे खाना, समय पे नहाना और वॉशरूम जाना, ये सब कुछ करना, सब कुछ जो अच्छी आदतें हैं वह सारी अच्छी आदतों का निर्माण कहानी के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, बता करके या सिर्फ खुद करके बताना, दिखाना, तो ऐसी अच्छी आदतों का निर्माण भी करना चाहिए। अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। निर्माण करके जो है हम बच्चे के अंदर में शिक्षा दे सकते हैं। और क्या? वैयक्तिक विभेदों पर ध्यान। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा अलग जैसा नहीं होता है, तो उसके वैयक्तिक विभेद जो है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चे को एक ही धर्रे में, एक ही धारा में नहीं लेके जा सकते हैं। तो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग कार्य कराना पड़ेगा। तो वैयक्तिक विभेदों पर
वैयक्तिक विभेदों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया। फिर जो है और क्या कर सकते हैं, तो और करने के लिए करके सीखने पर महत्ता देनी चाहिए। बच्चे को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर महत्ता देनी चाहिए। बच्चा जब करके सीखेगा तो सारे गेटवे उसके खुलेंगे, सारे गेटवे जो है उसके खुलेंगे। तो करके सीखने पर महत्ता देना चाहिए। ओके, तो यहां तक हो गया। अब जो है, अब ये सब जो है इनके आधार पे बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो एजुकेशन देने के लिए अब हमको जो है थोड़ी कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से ऐसे जो कारक हैं जो कि बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो अब जो शैशवावस्था में है, शैशवावस्था में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि बच्चे को प्रभावित करते हैं कि अच्छी आदतों का निर्माण नहीं हो सकता है, व्यक्ति विभेदों पर ध्यान नहीं हो सकता है, करके सीखने पर ध्यान नहीं हो सकता है, मानसिक विकास की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक है, उन कारकों पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वह कारक, वह फैक्टर भी प्रभावित ना करे। तो जो शैशवावस्था पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, शैशवावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, शैशवावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो शैशवावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है वातावरण, प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक क्या क्या है, तो कारक जो है पहला हो सकता है क्या, तो जैसे बच्चे का वातावरण हो सकता है। बच्चे का वातावरण कैसा है, बच्चा किस वातावरण में पाला जा रहा है, बच्चे का जो है आनुवंशिकता कैसी है, यानी उसकी हेरिडिटी कैसी है, वंशानुक्रम कैसा है, इस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वंशानुक्रम ये तो दो तो हर जगह चलते हैं, और क्या उसका जो है शिशु का पोषण कैसा हो रहा है, न्यूट्रिशन कैसा दिया जा रहा है, नर्चर और नेचर कैसा हो रहा है, बच्चे का नेचर और नर्चर कैसा है, बच्चे का नेचर और नर्चर कैसा है, इस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे का जितना नेचर नर्चर अच्छा होगा, बच्चे का जितना खान पान अच्छा होगा, उतना ही वह जो है कर पाएगा। शारीरिक दोषों एवं न्यूनता की उपस्थिति या अनुपस्थिति, अगर उसके अंदर में किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई क्षति है, कोई अक्षमता है, कोई दिव्यांगता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो उसकी जो दोष है, शारीरिक दोष या न्यूनता पर भी ध्यान देना चाहिए कि वह न्यूनता ना आए, शारीरिक दोष बच्चे के अंदर में ना आए, और है तो उसका जल्दी से जल्दी उपचार होना चाहिए, उसका जल्दी जल्दी उसको रोकथाम होनी चाहिए। शारीरिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां, वातावरण, यानी वातावरण भी बच्चे के लिए देना चाहिए। और क्या, बालक की संवेगात्मक तथा सामाजिक समायोजन, बच्चा जो है सांवेगिक रूप से मेंटेन रह सके, संवेगात्मक विकास करने के लिए, यानी वह भी संवेगात्मक विकास के लिए अवसर, संवेगात्मक विकास के अवसर देने चाहिए, सामाजिक विकास के अवसर देने चाहिए, यानी वहां पे वह उस हिसाब से संवेगात्मक विकास से स्थिर रह सके। पर्याप्त और अपर्याप्त निद्रा विश्राम, बच्चे के लिए निद्रा भी जरूरी है। निद्रा जो है पर्याप्त रूप में बच्चे को नींद होनी चाहिए, पर्याप्त तथा अपर्याप्त रूप में चिकित्सा व्यवस्था, जहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था भी बच्चे के लिए होनी चाहिए। तो चिकित्सा व्यवस्था भी जो है यह बच्चे को प्रभावित करने वाला कारक हो सकता है। तो ऐसे ही तो वातावरण हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, नेचर नर्चर हो सकता है, शारीरिक दोष न्यूनता को कम करना करके हम जो है प्रभावित नहीं करवा सकते हैं, साथ साथ में उसको संवेगात्मक विकास करवा सकते हैं। ज्यादा उसको नींद करवाएं, बच्चा जितना नींद लेगा, यानी जो स्थिर जो उचित नींद है वो उचित नींद होनी। चिकित्सा, अगर बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी है तो चिकित्सा भी तुरंत करवाना। तो ये सब करवाते रहेंगे तो बच्चे को जो वृद्धि और विकास है शैशवावस्था में, वह सब समय समय पे होता रहेगा। तो यहाँ तक जो है आज हमने आपके लिए शैशवावस्था का जो चैप्टर है, वह शैशवावस्था का चैप्टर मैंने आपके सामने फिनिश किया। तो शैशवावस्था में मैंने सबसे पहले तो शैशवावस्था के बारे में बताया, शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था के बारे में मैंने बताया कि शैशवावस्था क्या है, और शैशवावस्था में अलग अलग जो टर्म होते हैं, शैशवावस्था में जो अलग अलग टर्म है वह जो है वह न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, और जो है वो टोडलर है, और जो है वो बेबी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बारे में इसके इन्फेंट और टोडलर जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर क्या क्या होता है वो मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने जो है वो उसके कैसे कैसे विकास होते हैं उसमें वो सब मैंने बताया। फिर शैशवावस्था का विकास में अलग अलग विकास कैसे होता है, उसका शरीर का भार कैसा होता है, उसका जो है लंबाई कितनी होती है, उसका हृदय की गति कितनी होती है, मांसपेशियां कैसे होती हैं, दांत कैसे होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको चर्चा करी। फिर मैंने आपके साथ में चर्चा करी कि शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, शैशवावस्था में देखने को मिलती है। तो विशेषताएं मैंने आपके सामने, लक्षण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। फिर मैंने उसको एजुकेशन कैसे देना है, एजुकेशन के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करी। फिर मैंने ये भी चर्चा करी कि उनको प्रभावित करने वाले कारक
कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक जो है मैंने आपके